हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग तो स्वस्थ मस्त होंगे, लेकिन आज मेरी तबीयत नहीं सही है, ठीक है। पहले मैंने सोचा फूड एंड न्यूट्रिशन का क्लास लगाऊंगी आप लोगों का, ठीक। फिर वो भी मुझे नहीं समझ में आया। उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी लगा दूं, ठीक। फिर वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद से मैंने क्या किया, लास्ट में फिर बहुत सोचते विचारते मैंने फिर सीडी की क्लास लगाई है, ठीक है। मैराथन ही होगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी 1 घंटा 40-45 मिनट या 2 घंटे तक क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं लग रही है, ठीक है, जितना रोज रहती है, ठीक। देखेंगे बाद में, पहले सीडी करा लेते हैं भाई, ये भी तो पढ़ाना ही है। तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था, तो पहले इसे करा लेते, फिर वो दोनों ब्रांच बाद में कराएंगे, देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग आंसर करो, आंसर करते रहो, बीच बीच में एक्सप्लेन भी करती रहूंगी। 200 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, ठीक। जो नए बच्चे हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटे, ठीक। पहले का आंसर करो, क्या होगा, वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं। पहले तो आप लोग ये बता दो, वृद्धि क्या है और विकास क्या है, कोई बताएगा। पहले इसका आंसर करो, फिर वृद्धि क्या है विकास क्या है, कोई बताएगा, आंसर करें। आपने कहा मैम, आकार, ऊंचाई, वजन आदि में मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है वृद्धि होता है। वृद्धि का मतलब ही होता है कि बढ़ना। क्या होगा, बढ़ना होगा, ठीक है, क्या होगा, बढ़ना होगा। और विकास का मतलब क्या होता है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती है, ठीक है। तो वृद्धि क्या है, आपने कहा मैं वृद्धि परिमाणात्मक। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जैसे आकार में बढ़ना, संरचना में बढ़ना, ठीक है। अर्थात वृद्धि शारीरिक रचना एवं शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। और विकास क्या है, विकास कंटिन्यूअस चल रहा है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जन्म से लेकर के और मृत्यु अवस्था तक व्यक्ति क्या है, कंटिन्यूअस ही उसका विकास हो रहा है, ठीक है। तो वृद्धि और विकास में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, आप लोग समझ के रखना, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने आंसर इसका कर दिया, हो जाएगा ए, ठीक है। अब आंसर करो, विकास किसे कहते हैं। विकास किसे कहते हैं। केवल शरीर में परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी गुणों का क्रमिक विकास क्या है, विकास कहते हैं, ठीक है। क्या है, इसी को विकास कहते हैं, ठीक है। वृद्धि में परिवर्तन किस प्रकार का होता है। वृद्धि में परिवर्तन किस प्रकार का होता है, आंसर करें। वृद्धि में परिवर्तन किस प्रकार का होता है। आपने कहा मैम मात्रात्मक होगा। कैसा होगा, मात्रात्मक होगा, ठीक है। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, यानी क्वांटिटी बता रहा है कि कितने क्वांटिटी में है, मात्रा बता रहा है किसी चीज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 4, विकास का परिवर्तन किस प्रकार का होगा। गुणात्मक है, मात्रात्मक है, शारीरिक है, अस्थायी है। विकास का पूछ रहा है कि विकास का परिवर्तन किस प्रकार का होता है। तो आंसर आपने किया मैम, वृद्धि तो मात्रात्मक थी, लेकिन विकास जो है क्या होगा, गुणात्मक होगा, यानी क्वालिटेटिव होगा। क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। अगर हिंदी में वृद्धि विकास ना आप समझना, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों को समझ लोगे, तो वहां पे आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। वृद्धि किस आयु तक होती है। जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से 5 वर्ष तक, पूरी आयु में, केवल बचपन में। आंसर करें, वृद्धि किस आयु तक होती है। आपने आंसर किया कि वृद्धि जो है, वृद्धि किस आयु तक होगी। तो जन्म से किशोरावस्था तक। वृद्धि, विकास तो पूरा लाइफ पर्यंत हो रहा है, लेकिन वृद्धि क्या होगा। तो यहाँ पे गलत आंसर दिया है, पूरी आयु दिया है, लेकिन पूरी आयु का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो वृद्धि क्या कहोगे, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक हम इसको आंसर मान लेंगे कि वृद्धि होती है। आप लोग भी इसको देख लेना, ठीक है, क्या होगा, ये तो फिलहाल नहीं होगा, ठीक है। विकास किस आयु तक चलती है। तो विकास, अब यहाँ आंसर सही है, विकास किस आयु तक चलेगी। तो विकास आजीवन होता रहता है। क्या है, बच्चा एक मनुष्य का जो लाइफ टाइम होता है एक वेल के समान होता है, घंटी के आकार का होता है। यहाँ से शुरू होता है, फिर एक पीक लाइन पे जाता है, फिर वहां से ढलता है, फिर नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद वृद्धावस्था। कहते हैं ना कि बच्चे और बूढ़े दोनों एक समान होते हैं, ठीक है। जब 4 बार आप बच्चों को कहोगे नहीं समझेगा, वही चीजें फिर बुढ़ापा में भी हो जाता है। जिसके घर पे दादी बाबा माता पिता होंगे, आप लोग सब लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है।
तो यही चीजें क्या है, तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक भाई, छोटे से बड़े हुए, फिर बड़े से क्या हो गए, बूढ़े हो गए, फिर क्या हो गए, एक दिन विलीन हो गए पंचतत्वों में। तो ये क्या है, यही आजीवन प्रक्रिया है। ठीक है, तो शब्दों से शब्दों को आप लोगों को समझना है। ठीक है, वृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग बिना संबंध के हैं, केवल बचपन में होते हैं, आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होते। तो वृद्धि और विकास क्या है, आपने कहा वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि और विकास का आप लोग कहो तो मैं चार्ट भी थोड़ा सा पढ़ दूं। वृद्धि और विकास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरा सा सुन लेना। मैं वृद्धि और विकास दोनों को कंपेयर करके पढ़ूंगी। वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है। किसकी शुरुआत, वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है। ठीक है, और विकास क्या है, प्राणी में विकास पहले होता है। प्राणी में क्या होगा, विकास पहले होगा। अगर प्रश्न बन जाए कि प्राणी में विकास क्या होगा, तो पहले होगा। ठीक है, और वृद्धि की शुरुआत क्या होगी, विकास के बाद होगी। ठीक है, यानी पहले विकास होगा फिर वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि मूर्त होती है, अर्थात इसे हम देख सकते हैं। जो चीजें मूर्त होती है उसे हम देख सकते हैं, जो अमूर्त होती है उसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धि वृद्धि क्या है, मूर्त है, और विकास क्या है, तो आपको होगा विकास अमूर्त है। क्या है, विकास अमूर्त है। ठीक है, और वृद्धि गर्भाधान से लेकर के परिपक्वता तक चलती है, यानी एक डिक्लाइन तक चलेगी। ठीक है, क्या है, गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वता तक चलती है कौन, तो वृद्धि चलती है। विकास क्या है, विकास किसी भी जीवित प्राणी के में गर्भधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है। क्या, जीवन पर्यंत क्या चलेगा, तो विकास चलेगा। ठीक है, वृद्धि को क्या हम माप सकते हैं, तो यस, वृद्धि मापनीय योग्य होता है। क्या विकास को हम माप सकते हैं, तो आप कहोगे नो, विकास अमापनीय योग्य होता है। वृद्धि क्या होती है, परिमाणात्मक होता है। क्या होगा, परिमाणात्मक होता है, और विकास क्या है, तो गुणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे बस एक एक शब्द पकड़ के आपको याद रख लेना है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं। कैसे होंगे, केवल शारीरिक परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो भी सारे परिवर्तन होते हैं तो किसमें होंगे, विकास में होंगे। किसमें होंगे, विकास में होंगे। ठीक है, एक बार इधर मैं फिर से लिख लूं, वृद्धि और विकास। ठीक, अब आप आंसर करना। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। कैसे होंगे, रचनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं। और विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। ये चीजें आप याद रख लेना। वृद्धि में कैसे कैसा विकास होगा, तो आप कहोगे वृद्धि में परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। यानी बनेगा और बिगड़ेगा। ठीक है, रचना मतलब बन रहा है, विनाश मतलब खत्म हो रहा, बनेगा भी और बिगड़ेगा भी। ठीक है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, ये तो मैंने ऊपर भी बता दिया। और यहाँ पे होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। कहाँ पर, तो विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। ठीक है, वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। व्यक्ति कहाँ होगा, वृद्धि कहाँ से जाएगा, वृद्धावस्था तक जाएगा। ठीक है, एक बच्चे से एक बड़े बूढ़े तक जाएगा। ठीक है, और विकास का क्रम क्या है, परिपक्वता तक जाता है। कहाँ जाएगा, परिपक्वता तक जाता है। ठीक है, आप लोग भी नोट करते चलो, लिखते चलो कमेंट बॉक्स में, दो और बचा है। वृद्धि में संरचना, वृद्धि से संरचना में परिवर्तनों का बोध होता है। किसका होगा, परिवर्तनों का बोध, यानी परिवर्तन हमें दिख रहा है। ठीक है, क्या है, परिवर्तनों का बोध होगा, यानी परिवर्तन हमें दिख रहा है। लेकिन विकास से अंगों के प्रकारों में परिवर्तन का प्रबोध होगा। समझे, यहाँ पे संरचना में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे अंगों के प्रकारों में परिवर्तन का बोध यानी ज्ञान दिख रहा है। नंबर 10 और लास्ट, वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है। क्या है, वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन विकास क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि क्या है, एक समय तक होने के बाद रुक जाती है। विकास क्या है, कंटिन्यूअस होती रहती है। ये इतनी चीजें आप फैक्ट याद रख लेना। अब चलो अपना क्वेश्चन करो। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा मैं समझाऊंगी, बहुत ज्यादा समझाने वाली आज मैं नहीं हूँ। आप जान रहे हो कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। क्या है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 8, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है। अब आप आंसर दे ले जाओगे।
वृद्धि का स्वरूप कैसा होगा? सतत होगा, क्रमिक होगा, मात्रात्मक होगा, सामाजिक होगा? तो वृद्धि की बात की जा रही है, तो वृद्धि क्या है? इसकी मात्रात्मक होगी। क्या होगी? वृद्धि का विकास क्या होगा? स्वरूप मात्रात्मक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। विकास का स्वरूप कैसा होता है? क्रमिक और निरंतर, अनियमित, रुक रुक कर और अचानक। तो आप जानते हो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है? डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो क्रमिक और निरंतर, इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है। क्रमिक यानी क्रम से होगा, पहले सिर का होगा, फिर इस तरीके से धड़ का, फिर हाथ पैर, इस तरीके से विकास होगा। तो एक क्रम से हो रहा है। और निरंतर यानी हर समय होने वाला है। जब से बच्चा पेट में क्या है, कंसीव करता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक विकास कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10, वृद्धि और विकास किससे प्रभावित होते हैं? वृद्धि और विकास किससे प्रभावित होते हैं? आंसर करो। वृद्धि और विकास किससे प्रभावित होते हैं? आपने कहा आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। ठीक है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 11, आज मेरे लड़के की बारात जा रही है। आपको रोज आपके यहाँ शादी हो रही है। आज अब तो शायद यही लास्ट लगन है ना, 10 को। अरे 10 को कह रहे, मेरा भी दिमाग खराब है। 5 को क्लास आपका मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। विकास की मुख्य विधियां कौन सी हैं? तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है। केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर, सिफेलोकाउडल, देखो गलत दिया है। केंद्र से बाहर ये होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, और सिफेलोकाउडल होगा निकट दूर विकास। ठीक है। ये चीजें आप देख लेना, नहीं तो आप अपना गलत मत कर लेना, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। ठीक है। और ये आंसर करो क्या होगा? पहले 11 का आपने कहा मैम बी। विकास की दो प्रमुख विधियां हैं, एक तो केंद्र से बाहर होता है और दूसरा निकट से दूर की ओर। ठीक है। यानी सिफेलोकाउडल। ठीक। आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 12, सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहते हैं? सिर से पैर की ओर विकास से क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि की ओर विकास को क्या कहते हैं? तो सिर से पैर की ओर, सौ से सिर होता है और सौ से सिफाइलोकाउडल, आप याद रख लोगे। तो सिर से पैर की ओर विकास को हम क्या कहते हैं? सिफाइलोकाउडल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। 13 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र से बाहर की ओर विकास क्या कहलाता है? इस तरीके से अगर आप बना देते हो, ठीक है, यहाँ हाथ पैर जोड़ दो। ठीक है। आपको मुंह में तो कीड़ा है। ठीक है। चलो, बड़ा सा सिर कर दे रहे हैं। यहाँ से पेट से विकास होता है। ठीक है। इधर से विकास होगा, फिर इधर से ऐसे विकास होगा। केंद्र से बाहर की ओर यानी केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर से बाहर की ओर विकास हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? तो कहोगे मैम दो ही शब्द होता है। सिफाउलोकाउडल हम लोग सिर से हेड टू टो देखा है। अब यहाँ से प्रॉक्सिमो डिस्टल है, जो क्या हो जाएगा? केंद्र से बाहर या केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है। ये दो शब्दों से आपको परिचित हो जाना है। बिल्कुल भी इससे प्रश्न 100% बनेंगे, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। विकास की विशेषता है क्या है? सभी बच्चे समान रूप से विकसित होते हैं। सभी बच्चे समान रूप से विकसित होते हैं। किसी भी दो व्यक्तियों का समान नहीं होता। विकास तेजी से होता है। वातावरण से विकास नहीं होता। आंसर करो। आप आंसर कर दिए कि मैम किसी भी दो व्यक्तियों का विकास समान नहीं होता। चाहे वो सगे भाई बहन क्यों ना हो, चाहे वो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, ट्विन्स ही क्यों ना हो, तुरंत एक ही माँ के पेट से पैदा हुए 2-4 मिनट बाद ही, तब भी उनका विकास एक समान नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। विकास एक प्रकार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संगत है, क्रमिक और निरंतर है, अचानक परिवर्तन है और नियंत्रित है। आंसर करें 15 का क्या होगा? तो विकास क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया है। क्या है? विकास कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है और स्टेप बाय स्टेप होने वाली डेवलपमेंट होता है। क्या? विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है। यानी क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया है क्या? विकास। ठीक है। 16 का आंसर कर दो। किसके अनुसार विकास पर रुचि कार्य में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है? आंसर करें। फ्राइड है, वाटसन है, जेम्स ट्रेवर है और यामल है। चलो कुछ होगा इनका। ठीक। तीन ही में आंसर करो। आपने कहा जेम्स ट्रेवर होगा। क्या होगा? जेम्स ट्रेवर होगा। ठीक है। 17 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे का व्यवहार
पुरुष या महिला होने पर उसके मानसिक विकास पर निर्भर करता है, यह किसके अनुसार है? यह परिभाषा किसके अनुसार है, यानी क्या दिखा रहा है? तो आप कहोगे लैंगिक यानी सेक्स भेदभाव होगा, तो यस यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? लैंगिक भेदभाव को दिखा रहा है। ठीक है, 18 का आंसर करो। विकास में असमानता किसकी वजह से होती है? विकास में असमानता किसकी वजह से होगी? आनुवांशिक भिन्नता, पारिवारिक भिन्नता, वातावरण और उपरोक्त सभी। तो विकास में असमानता की वजह क्या होगी? तो आप कहोगे ये सारे हो जाएंगे। क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 19 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 19। आज मैं बहुत ज्यादा चिल्लाऊंगी नहीं कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये बताओ वो बताओ, कुछ नहीं, बस नॉर्मल, बस में क्वेश्चन 2 घंटे का आप लोगों का मैं थम ने ये मैराथन बना दूं। ठीक है, 200 क्वेश्चन है, मुझे करा लेने दीजिए, एक्सप्लेन भी करना है साथ साथ में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी नहीं। आज वाकई मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अगर मैं सोच रही थी क्लास ना लगाए, लेकिन आप लोग का एग्जाम एकदम सिर पे आ चुका है, इसलिए मैंने कहा लाओ लगा देते हैं। विकास की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या है? आंसर करो। केवल शारीरिक परिवर्तन, व्यक्तिगत अंतर बहुत अधिक, सभी बच्चों की वृद्धि समान, यह बहुत तेजी से बदलता है। विकास के बारे में पूछ रहा है, विकास की मुख्य विशेषता क्या है? तो व्यक्तिगत अंतर क्या है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। विकास किसका परिणाम होता है? केवल आनुवांशिकता का, केवल शिक्षा का, अनुभव, आनुवांशिकता और वातावरण। ये सही है। अनुभव से भी कहते हैं ना कि हमारे बाल यूं ही नहीं, धूप में नहीं हमने सफेद किया है, हमने दुनिया को देखा, हम दुनियादारी जानते हैं। ठीक है, ये तो है, ये तो हम भी मानेंगे भाई। जब तक हम भी घर में रहते थे, नहीं बाहर जाते थे, नहीं लोगों को जानते थे, तो हर कोई मुझे अच्छा ही लगता था। ठीक है, अब जब बाहर जाओ और जब तक आपका किसी से काम नहीं पड़ता है, तब तक वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति से आपका काम पड़ गया, जिस दिन आपका हित आड़े आया, उस दिन वो व्यक्ति दिख जाएगा कि वो कितना आपके लिए खड़ा है और कितना आपके साथ खड़ा है। ठीक है, ये होता है सर्विस में, कोई किसी का नहीं होता है। कब कौन किसके सिर पे पैर रख के चला जाए, ये आप सोच भी नहीं सकते हो, समझे? तो इतने सेल्फिश लोग होते हैं, ये मैंने अपने सर्विस टाइम में सीखा है। ठीक, जो मैं पहले नहीं जानती थी, मुझे ये लगता था कि नहीं यार, उसके लिए कर दो तो वो भी मेरे लिए करेगा, लेकिन आप अगले के लिए कर रहे हो और अगला व्यक्ति आपको तुरंत उसी वक्त क्या है, आपके पीठ पे तुरंत एकदम घोप कर निकल जा रहा, आप समझ भी नहीं पा रहे हो। चलो खैर छोड़ो, आंसर करो। 20 का हो गया, 21 का आंसर करो। आयु क्रमानुसार बच्चे का मानसिक विकास किसका परिणाम होता है? आंसर करो 21 का। आपने कहा मैम क्रमबद्ध अनुभव का होगा। क्या होगा? क्रमबद्ध अनुभव का होगा। ठीक है, 22 का आंसर करें। द्रुत अवस्थानुसार विकास में बच्चों की आयु का वर्गीकरण कैसे होता है? आंसर करो। आपने कहा मैम द्रुत विकास की गति के आधार पे। ठीक, प्रश्न कुछ अच्छे नहीं बने हैं। ठीक, 23 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 23। गेंग एज किस आयु को कहते हैं? गेंग एज किस आयु को कहते हैं? आंसर कर दें। गेंग एज किस आयु को कहेंगे? आपने कहा मैम गेंग एज हम उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था इसमें से कौन सा एज होगा? आंसर करो। उत्तर बाल्यावस्था इसमें से क्या होगा? तो आपने कहा मैम उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष हम लगा दे। क्या क्या लगाओगे? यस, क्या होगा? 6 से 12 वर्ष हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था ना। हाँ, तो उत्तर बाल्यावस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, यही क्या है? गेंग एज है। ठीक है, आंसर करो 24 का। शैशवावस्था किस आयु को कहते हैं? शैशवावस्था किस आयु को कहते हैं? आंसर करें। शैशवावस्था किसे कहेंगे? आपने कहा मैम शैशवावस्था बहुत लोगों के अनुसार बहुत से हैं। सैले ने शैशवावस्था को 1 से 5 साल माना, रॉस ने शैशवावस्था को 1 से 3 साल माना, कॉलसेनिक ने शैशवावस्था को, उन्होंने शैशवावस्था रखा ही नहीं। ठीक है, 9 शैशवावस्था रखा, 3 से 4 वर्ष। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था क्या होता है? तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष होता है। किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे जो देखोगे, देखो किसके अकॉर्डिंग दिया है। तो आप कहोगे मैम 2 से 6 वर्ष दिया है, तो 2 से 6 वर्ष किसके अकॉर्डिंग था? आपने कहा मैम ये हरलाख का तो है नहीं, तो नहीं, ये हरलाख का बिल्कुल नहीं है। हरलाख ने क्या कहा है? शैशवा काल जो होता है
2 वीक से लेकर के 2 ईयर तक होता है। इनके अकॉर्डिंग ये जो 2 से 6 वर्ष दे रहा है, ये क्या है, बाल्यकाल का है। किसका, बाल्यावस्था का है। किसके अनुसार, तो हरलाख के अनुसार, ठीक है। और हम लोग को हरलाख को पढ़ना भी होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेना, आंसर इसको सही कर लेना। या तो यहाँ पे मैं प्रश्न ही बना दे रही हूँ, बाल्यावस्था कर दे रही हूँ, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप भाई क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। किशोरावस्था आयु कहाँ से शुरू है, तो मैं हरलाख के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। किशोरावस्था 13 से लेकर के 21 ईयर को बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग, हरलाख के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। हरलाख के अनुसार किशोरावस्था ये बोलते हैं। तो आंसर करो क्या होगा 25 का। 25 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। आपने कहा मैं मून की अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो हम फिर जाएं किसके अकॉर्डिंग। तो आपने कहा मैम यहाँ पे हो जाएगा सी दे रहा, 12 से 18 दे रहा किशोरावस्था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप उनके अकॉर्डिंग जाना तो 13 से 21 साल होगा। किसके अकॉर्डिंग, हरलाख के अनुसार। मैं जो भी ये बताऊंगी, मैं हरलाख के अनुसार ही बताऊंगी, क्योंकि जानते हो हरलाख का ही हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो 13 से 21 आप किशोरावस्था पढ़ोगे, इसके अलावा कोई भी दिया रहा आप नहीं पढ़ोगे। शैशवावस्था का आरंभ कब से माना जाता है, आंसर करो। तो शैशवावस्था का आरंभ मैं ये भी बता रही हूँ किसके अकॉर्डिंग, मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग बताऊंगी। इन्होंने गर्भकाल अवस्था, इन्होंने गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक कहा है। नवजात काल जन्म से 2 सप्ताह तक होता है, जिन्हें न्यू बोर्न बोलते हैं, ठीक है। जन्म से लेकर के 2 वीक तक होता है। और शैशव काल क्या होता है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होता है। तो यहाँ फिर वो ऑप्शन नहीं दिया, मैं इसे काट करके आगे निकल जाऊंगी। आप लोग जान लो, शैशव काल किसे कहते हैं, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक कहते हैं, इतना तो आप लोग जानते हो। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी मानी जाती है, यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगी, आप लोग बताना। चंद्रमास कितने दिन का होता है, चलिए बता। चंद्रमास कितने दिन का होगा, कितने दिन का होता है, कितने महीने का होता है, कितने महीने का होता है, और कितने वीक का होता है, यानी सप्ताह का होता है। आंसर करो। इतने ही प्रश्न बस केवल गर्भावस्था से बनते हैं, मतलब ये मत सोचना कि इतने ही, ठीक है। मतलब इस हिसाब से जो मैंने अभी पूछा, दिन महीने के हिसाब से, बस यही चार आप चार चीज प्रश्न पूछते हैं। अगर ये चार आपका क्लियर है तो कोई भी आए, क्या ही करना है, हमें याद है। वेरी गुड। आपने कहा मैम 10 चंद्रमास होगा, ठीक है। क्या होगा, 10 चंद्रमास होगा। दिन कितने होंगे, तो 218 दिन होता है, यानी 280 दिन होगा। महीने आपने कहा मैम 9 होता है। और सप्ताह 37 से लेकर के 40 तक होता है। कितना, 37 से लेकर के 40 तक। 37 को अगर 7 से आप गुणा करो तो कितना होगा, 7 7 49 है। 49 को 9 कैरी 4 और 7 त्रिक 21, 21 22 23 24 25, ठीक है। तो कितना हो गया, 25, यानी 259 दिन, ठीक है। कितना, 259 दिन। तो 37 कम हो जा रहा है, इसीलिए क्या है, 37 से 80 तो ठीक है, लमसम किसी के बच्चे ऐसे इतने कम में भी हो जाते हैं। और अगर आप 40 को 7 से गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा, 7 जीरो में जीरो नहीं होगा तो 7, हाँ जीरो ही हो जाएगा ना, हाँ जीरो ही होगा। और 4 यहाँ देखो टोटल 280 दिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे हो गया। तो या तो अगर एकदम आपको देना है तो 40 दे देना, नहीं तो 37 से 40 वीक आप कर ही देना, ठीक है। किसी किसी के बच्चे 37 वीक में भी हो जाते हैं, तो 37 से 40 वीक के बीच में कभी भी बच्चे हो सकते हैं। ये चीजें आप याद रख लेना, यही प्रश्न इससे बनता है, ठीक है। अब आप आंसर करो इसका। तो आपने कहा मैम दिन के लिए भी सामान्य अवधि कितनी मानी जाती है, तो 270 से 280 वाले को हम सही कर देंगे। तो यस, आप इसको क्या करोगे, सही कर दोगे, ठीक है। इसका आंसर करो। पूर्व जन्मावस्था, जन्म पूर्वावस्था किसे कहते हैं, तो जन्म पूर्वावस्था किसे कहेंगे, आप जानते हो किसको कहेंगे, जन्म से पूर्व की अवस्था। तो जन्म से पूर्व की अवस्था को भी, यहाँ पे रुको 1 सेकंड, पहले इसका आंसर कर लो फिर हम बताते हैं। 28 का बी होगा, गर्भधान से जन्म तक, ठीक है। 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दो। चले अब आप सुने। जन्म से पहले 3 स्टेज होता है, ठीक। क्या होता है, नंबर 1 प्रीनेटल, नोट करते चलना कहीं भी, क्या होगा, प्रीनेटल पीरियड। बता दो कब से कब तक होता है, पीरियड, ठीक, पीरियड, प्रीनेटल पीरियड। नंबर 2 पोस्ट नेटल पीरियड, क्या होगा, पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक। नंबर 3 नियोनेटल, नियोनेट,
इस 3 में क्या होता है, आप आंसर बताओगे? प्री नेटल पीरियड वो होता है गर्भधान से लेकर के जन्म तक। क्या होगा? प्री नेटल जो है गर्भधान से लेकर के जन्म तक होता है। पोस्ट नेटल क्या होता है? जन्म के बाद से जीवन पर्यंत चलता है। और नियोनेटल क्या होता है? तो जन्म से 4 सप्ताह तक चलता है। नियो क्या है? ग्रीक भाषा से के नियोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नया। क्या होता है? नया। अब इसी में चौथा नंबर क्या होता है? इन्फेंसी काल। क्या होगा? इसी में चौथा नंबर क्या होता है? इन्फेंसी काल। ठीक है, क्या होगा? इन्फेंसी काल। उसको भी आप छोड़ दो। अब आप यहाँ आ जाओ, प्रीनेटल को हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रीनेटल क्या है? प्रीनेटल क्या है? तो आप कहो कि जन्म से पहले की अवस्था प्रीनेटल कहलाती। प्री मतलब पहले, जन्म से पहले। हम लोग प्री बोर्ड का एग्जाम देने से पहले प्री बोर्ड होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ना दिए हों प्री बोर्ड, हम लोग ना दिए हों, लेकिन अब बच्चे देते हैं, ठीक है। पहले प्री बोर्ड होता है, फिर बोर्ड होता है, ठीक है। तो जन्म से पहले की अवस्था को हम प्री नेटल बोलते हैं, ठीक। तो 3 स्टेज होता है। कौन कौन सा स्टेज होगा? जर्मिनल स्टेज होगा। क्या होगा? जर्मिनल स्टेज होगा, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा? एम्ब्रायो होता है। क्या होगा? एम्ब्रायो होता है। इन सब का एज मतलब समय बताते चलो। तीसरा क्या होगा? फीटस होगा। क्या होगा? फीटस होगा। जर्मिनल स्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजावस्था बोलते हैं। एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? भ्रूणावस्था बोलते हैं। क्या? भ्रूणावस्था बोलते हैं। फीटस को क्या बोलते हैं? तो गर्भावस्था बोलते हैं। क्या? गर्भावस्था बोलते हैं, ठीक। अब इनका सबका समय पीरियड जान लो। जर्मिनल स्टेज क्या है? तो गर्भाधान से लेकर के 2 वीक तक है। कब तक? 2 वीक तक है। एम्ब्रियो क्या है? तो 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक है। कहाँ से? 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक है। और फीटस कहाँ से है? 2 मंथ से लेकर के 8 वीक तक है। अरे, बर्थ तक, जन्म तक है। और इसको आप शब्दों में ऐसे लिखोगे तो 2 मंथ को 8 वीक से लेकर के बर्थ तक है। वीडियो रोक करके आप लिख सकते हो। फिर से आप एक बार सुन लो। जर्मिनल स्टेज यानी अब हिंदी में बीजावस्था लिख रहे हैं, भ्रूणावस्था लिख रहे हैं, और उसके बाद गर्भावस्था लिख रहे हैं, ठीक है। गर्भाधान, इनका समय क्या है? गर्भाधान से लेकर के 2 वीक तक, ठीक है। इनका क्या है? 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक। इनका क्या है? 2 मंथ से लेकर के बर्थ तक, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इससे प्रश्न बहुत अच्छे खासे बनते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे पोस्ट नेटल। ये तो था जन्म के पहले। अगर इस तरीके से पूछोगे तो अवस्था को 2 स्टेज में बांटा बांटा गया है। अवस्था को 2 भाग में बांटते हैं। एक तो प्री नेटल हो गया, जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। क्या हो गया? प्री नेटल, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा क्या है? पोस्ट नेटल है। क्या है? पोस्ट नेटल है, ठीक है। तो पोस्ट नेटल क्या है, नेटल क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्री नेटल तो आप लोगों ने तीन स्टेज देख लिया। जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रायो स्टेज और फीटस 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 स्टेज, ठीक है। अब क्या है? पोस्ट नेटल क्या है? तो पोस्ट नेटल जन्म के बाद की अवस्था है। तो जन्म के बाद की अवस्था बहुत से होते हैं। इन्फेंसी पीरियड होगा, जिन्हें हम शैशव काल होते कहते हैं। बेबीहुड होगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड होगा, लेट चाइल्डहुड होगा। ये सारी चीजें तो आप जानते हो, मुझे इसमें बहुत ज्यादा घुसना नहीं है। 2 शब्द यहाँ पे बनते हैं। पीरियड ऑफ फीटस क्या है? पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ फीटस क्या है? इसी को जो मैंने बोला, यही अवस्था इंग्लिश में बन जाता है पीरियड ऑफ जाइगोट। क्या है? आप लोग टाइम वो बताते चलो समय। पीरियड ऑफ जाइगोट क्या है, ठीक है, जाइगोट क्या है। और पीरियड ऑफ एम्ब्रायो क्या है? एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लो। पीरियड ऑफ एम्ब्रायो क्या है, और पीरियड ऑफ फीटस किसे बोलते हैं, या कितने एज को बोलते हैं? आपने कहा मैं पीरियड ऑफ जायगोट तो 0 से लेकर के 2 वीक तक है, और ये 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक है। टू टू से लेकर के 8 वीक तक, अगर वीक में बताना तो
बताना हो तो, अगर मंथ में बताओगे तो ऐसे। और यहाँ पे क्या है, 2 मंथ से लेकर के जन्म तक, जो पीछे आपने जर्मिनल पढ़ा, एम्ब्रियो पढ़ा, फीटस पढ़ा, वही चीजें यहाँ पे है, बस इसको इस तरीके से शब्द इसका बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बनता है नियोनेटल किसे कहते हैं, नियोनेट किसे कहते हैं, नियोनेट किसे कहेंगे? तो आप कहोगे एक होता है नियोनेट और दूसरा क्या होता है, पीरियड ऑफ नियोनेट। पीरियड ऑफ नियोनेट क्या है? तो आप कहोगे मैम नियोनेट हम किसे कहते हैं? तो नियोनेट जो होगा क्या होगा, जन्म से 30 दिन के समय को हम नियोनेट कहते हैं। किसको? बर्थ से कितने दिन, 30 डेज के समय पीरियड को हम क्या कहते हैं, नियोनेट कहते हैं। और एक शब्द बनता है पार्च्यूनेट या पार्ट्यूनेट। एक शब्द तो नियोनेट हो गया, दूसरा शब्द बनता है पार्ट्यूनेट। क्या? पार्ट्यू या पार्च्यू। ठीक है, पार्ट्यू इस तरीके से लिखा जाएगा, रुक जाओ, क्या लिखा जाएगा, पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट। ठीक, पार्ट्यूनेट। ठीक है, या इसको हिंदी में पार्च्यूनेट भी लिखा होता है, पार्च्यूनेट। ठीक, या तो पार्च्यूनेट या तो पार्ट्यूनेट। ठीक है, तो ये कब होता है, जन्म से लेकर के 30 मिनट तक के समय को, कितना, 30 मिनट तक के समय को पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट बोलते हैं। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट जन्म से 30 मिनट, और पीरियड ऑफ नियोनेट जन्म से 30 दिन। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इनसे प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत कंफ्यूजन वाले शब्द बनते हैं। ठीक है, अब आप अपने प्रश्न का आंसर करो। ये सारी चीजें हो गई हैं। यहाँ आ जाओ, पूर्व विद्यालय अवस्था किस आयु को कहते, किस आयु में होती है? आंसर करे क्या होगा, ऐसे बीच बीच में मैं आप लोगों को समझाते चलूंगी और ऐसे पढ़ते चलेंगे, क्योंकि आज बहुत मतलब तबीयत उतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको बताएं। ठीक है, इधर आंसर करो, बाल्यावस्था की आयु किस आयु को कहते हैं? तो मैं यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, हर लाख के। ठीक है, आंसर करो क्या होगा, बाल्यावस्था किस आयु से किस आयु को कहते हैं? तो आपने कहा मैम 2 से 6 वर्ष की आयु को बोलते हैं। किससे? यहाँ पे 6 से 12 दिया है, लेकिन 6 से 12 हम नहीं करेंगे। 6 से 12 इन्होंने यौवनात्सुक को रखा है। ठीक है, तो हम लोग हर लाख को ही पढ़ रहे हैं। हर लाख के अनुसार, हर लाख के अनुसार कौन सा एज था? मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को देखना चाहूंगी। क्या था? बाल्यावस्था। तो हरलाख महोदय के अनुसार, ओहो कुछ हो जाएगा आज लग रहा है, हरलाख के अनुसार बाल्यावस्था कितना है? तो आपने कहा मैम किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इसको 6 से 12 इन्होंने रखा है। ठीक है, तो बाल्यावस्था इन्होंने 2 से 6 रखा है, 2 से 6 और फिर 6 से 12। आप जानते हो एक पूर्व, एक उत्तर बाल्यावस्था होता है, एक पूर्व बाल्यावस्था होता है। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था होगा 2 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, इस तरीके से देख लेना। ठीक है, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये मैं हटा दूंगी। ठीक है, 33 का आंसर करो यहाँ से, जन्म के बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है? जन्म के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर करो। और ये जो 3 भागों में बांटा गया है कि पीरियड ऑफ ओबम या पीरियड ऑफ जायगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रायो, पीरियड ऑफ फीटस, तो किसने बांटा है? हरलाख ने ही बांटा है। अगर कोई पूछ दे कि ये 3 अवस्था किसने बांटा है, तो हरलॉक ने बांटा। ये चीजें याद रख लेना, हरलॉक के अनुसार ही ये 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार ही ये 3 अवस्थाएं। ये चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, आप इसका आंसर करो, फिर मैं बताऊं किस किस एज में क्या क्या बच्चे का बनता है। ठीक है, यानी पीरियड आप डिम्बावस्था में क्या बनेगा, फिर फीटस में क्या होगा, फिर उसमें क्या होगा, एम्ब्रियो में। मैं बता दूं किसकी संघ का विकास कब कब होता है, इससे प्रश्न बहुत तगड़े बनते हैं। आपने कहा मैम फिलहाल इसका आंसर आप जानना चाह रही तभी बताएंगी, तो लाइए हम बता ही देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पोस्ट नेटल अवस्था। जन्म के बाद पूछ रहा ना, तो बाद की चीजें जो भी इतनी होती, उत्तर काल, उत्तर जब आ जाता है तो पोस्ट हो जाता है, आज पहले होता है तो प्री हो जाता है। ये चीजें आप याद रखना। ठीक है मैम, आप नहीं मानेंगी तो चलिए हम बता दी। अब आप बताइए क्या होगा। तो बीजावस्था या डिम्बावस्था, ठीक क्या है, बीजावस्था या डिम्बावस्था, इसको क्या कहते हैं? तो डिम्बावस्था में देखो क्या होता है, बीजावस्था भी इसको कहते हैं, डिम्बावस्था भी इसको कहते हैं, जर्मिनल स्टेज भी इसको कहते हैं, इसको जर्मिनल पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ ओबम भी इसी को बोलते हैं, पीरियड ऑफ जायगोट यानी युक्ता भी इसी को हम बोलते हैं। इसके बहुत नाम है।
इसमें क्या होता है, शिशु का आकार एक पिन के सिर के बराबर होता है। किसके सिर के बराबर? पिन के सिर के बराबर होता है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट में कोई भी बाह्य परिवर्तन नहीं होता है, निरंतर कोशिका का विभाजन चलता रहता है। कैसे विभाजन होता है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी इस तरीके से गुणे में विभाजन इसका चलता रहता है। ठीक है। जाइगोट 8 से 10 दिन तक गर्भ की उपस्थिति तरल पदार्थ में तैरता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, क्या है? तैरता रहता है तथा अपना पोषण स्वयं प्राप्त करता है। जब वो 14वें दिन पे आता है, 14वें दिन बाद वह अपनी माता के गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है? माता के गर्भाशय के दीवार से 14वें दिन पर वह चिपक जाता है। कितनी चीजें आपको याद रखनी है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें ये पढ़ा करके फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है। तब क्या होगा? जब 14वें दिन में अपने माता के पेट में चिपक गया, तब वहां से वो क्या करेगा? अपने माता के यानी मदर के किससे? अपरा से यानी प्लेसेंटा से क्या करता है? और अपने नाभिनाल से। बच्चे में नाभिनाल होती है और माता में क्या होता है? तो अपरा यानी प्लेसेंटा होता है। दोनों से जुड़ करके उसको पोषण मिलने लगता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। आरारोपण कह रहे, ठीक। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आरोपण बोलते हैं, आरोपण कहते हैं। ठीक है। बच्चा नाभिनाल, तो नाभिनाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने कहा मैम नाभिनाल को हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड की सहायता से माँ से बच्चा जुड़ता है। और माँ किससे बच्चे से जुड़ती है? तो प्लेसेंटा के सहायता से जुड़ती है। अगर जब मदर आएगा तो आप प्लेसेंटा लगाओगे, और जब बेबी आएगा, भ्रूण आएगा, एम्ब्रियो आएगा, तो आप अम्बिलिकल कॉर्ड लगाओगे यानी नाभिनाल लगाओगे। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, कंफ्यूजन यही होता है। नंबर सेकंड स्टेज, भ्रूणावस्था। क्या है? भ्रूणावस्था। ठीक है। भ्रूणावस्था को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे मैम पीरियड ऑफ एम्ब्रायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं। 2 सप्ताह से लेकर के 2 मंथ तक चलता है। कब से कब तक चलेगा? 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक चलता है। इसी को हमें उल्टा सीधा कर देना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अब क्या कहोगे? इस अवस्था में भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक। गर्भस्थ शिशु को भ्रूण कहा जाने लगता है। इस अवस्था में शिशु के शरीर के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण इसी अवस्था में लगभग लगभग हो जाता है। जैसे कौन कौन से? हृदय का निर्माण यानी हार्ट, लंग्स यानी फेफड़े। ठीक है, क्या? फेफड़े, पाचन अंग, इन्हीं इसी अवस्था में निर्माण हो जाता है। ठीक है। शिशु के बाल, नाखून, दांत व नाड़ी मंडल का निर्माण, आंख, कान, त्वचा भी इसी इसी अवस्था में शुरू हो जाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न बनता है कि 3 परत होते हैं शिशु के। ठीक है। तो बाहरी परत को क्या बोलेंगे? बीच वाले को और मध्य वाले को। तो आपने कहा मैम हम बाहरी परत को बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। बीच वाले को हम मीसोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोडर्म बोलते हैं। लास्ट वाले को हम एंडोडर्म बोलते सॉरी, लास्ट वाले को क्या, हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। क्या, मुझे लगा एक्टो बोल दिया। ठीक, क्या है? एंडोडर्म बोलते हैं। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हर चीज के 3 परत होती हैं, आप जानते हो। ठीक है। अब इस परत पर त्वचा की मांसपेशियों का निर्माण होता है। रक्त परिवहन, आंतरिक भाग, स्राव ग्रंथियां, नसें इत्यादि बनना शुरू हो जाती हैं। भ्रूण की तीसरी परत एक्टोडर्म होती है। आंतरिक परत, इसमें सभी जीवनावश्यक अंगों का निर्माण होता है। जैसे धड़कन है, हृदय का धड़कना भी इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। जिगर हो गया, लीवर है, फेफड़ा है, स्टमक है, पाचन संस्थान का निर्माण एंडोडर्म में ही होता है। मीसोडर्म में क्या हो रहा है? तो आपने कहा मैं मीसोडर्म में जो भी अंदर की चीजें जैसे रक्त परिसंचरण, आंतरिक भाग, ये सारी चीजें, नसों का निर्माण हो रहा है। लेकिन हमारे बाल है, नाखून है, दांत है, नाड़ी मंडल, आंख, नाक, त्वचा क्या है? एक्टोडर्म में होता है। इतना डीप आपको नहीं कोई पढ़ाएगा, ये तो मैं जानती हूँ। ठीक है। अब आप आ जाओ तीसरे पीरियड पे, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ फीटस। क्या बोलते हैं?
पीरियड ऑफ फीटस बोलते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ फीटस बोलते हैं। यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था कब से चलती है, तो 2 मंथ से लेकर के या 8 वीक से लेकर के बर्थ तक चलती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, शिशु, गर्भस्थ शिशु को हम फीटस बोलते हैं, तो यस बोलते हैं। गर्भावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का विकास होता है। यानी जो जो गर्भावस्था में अंग हमारे बन चुके हैं उनका क्या है, विकास हो रहा है। यानी जो भी 2 महीने तक जिन जिन अंगों का निर्माण हो गया, अब उन्हीं का विस्तार हो रहा, उन्हीं का विकास हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा, उन्हीं का विकास हो रहा है। शिशु की लंबाई, आकार व वजन में तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है। सभी अंग कार्य करने लगते हैं। शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है। 7 माह का शिशु भी जन्म ले सकता है, लेकिन यह क्या होता है, प्री मेच्योर बेबी होता है, ठीक है। 9 माह की अवस्था तक शिशु का शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ये चीजें आपको मुझे बताना था। अब नोट करके मैंने कुछ लिख रखा है। नाभि को 4 इंच से हम कट करते, चलो यहाँ से पूछ ही लेते हैं, कितने इंच से कट करते हैं और कितने पे गांठ लगाते हैं या गीठा लगाते हैं, आंसर कर दो, आंसर करें। नाड़ी दर जन्म के समय कितनी होती है, नाड़ी दर जन्म के समय कितनी होती है। बच्चे का टेम्परेचर जन्म के समय कितना होता है, फटाफट आंसर कर दो। जन्म के समय इतनी चीजों का आप आंसर कर दो। आपने कहा मैम 2 इंच पे, तो हम 4 इंच पे हम कट करते हैं, ठीक है, कट करते हैं, और 2 इंच पे हम गीठा लगाते हैं। वेरी गुड, ठीक। जन्म के समय नाड़ी गति आपने पूछा, तो 122 से 150 मिनट प्रति मिनट। टेम्परेचर तो 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। ये इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आप क्या बता दोगे मुझे, छोटे छोटे ऐसी चीजों को मैं पूछ ले रही हूँ। आप बता दो कि जन्म के समय शिशु का त्वचा कैसा होगा। त्वचा, इसके लिए क्या टेस्ट होता है, अपगार टेस्ट होता है। मैं पढ़ाऊंगी, आप कहोगे मैम त्वचा गुलाबी होगी, कैसी होगी, गुलाबी होगी, ठीक है। और लंबाई कितनी होगी जन्म के समय, वजन कितना होगा जन्म के समय, फटाफट आंसर करो। सिर का आकार कितना होता है, सिर का अनुपात क्या होगा, इतने का आप आंसर करो, फटाफट आंसर करो। आपने कहा मैम शिशु की लंबाई 19 से 20 इंच, 19 से 20 इंच, वजन 2.5 से लेकर के 3 kg, कितना, 3 kg। अब कहीं कहीं 3 से 3.5 kg भी होता है, ठीक है। सिर का अनुपात 1:4, कितना, 1:4, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन को करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आगे चलेंगे। इतनी चीजें तो आप जान लिए। एक चीज और बता दो, अस्थाई दूध के दांत कितने होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं, संख्या बताओ। और कितने समय में अस्थाई दांत निकल आते हैं, कौन सा उम्र होता है। आपने कहा में 20 दांत होते हैं, और 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में शिशु के अस्थाई दांत निकल जाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। और स्थाई दांत कब निकलता है, स्थाई दांत का एज बताओ। आपने कहा मैम 6 से 7 साल में ये अस्थाई दांत टूट करके गिरने लगते हैं और स्थाई दांत निकलने लगते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, और लगभग लगभग आप जान भी रहे हो, ठीक है। आंसर आप लोगों ने बराबर दिया है। अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर करो, ये चीजें तो होता रहेगा, ठीक है। आंसर करो यहाँ पे, यहाँ पे ये तो प्रश्न रिपीट हो गया, ठीक। आंसर करो 35 का। गर्भावस्था की कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं, जैसे जैसे आएगा बीच बीच में ऐसे मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी। फिलहाल आप इसका आंसर दे दो। 35 का आंसर करो, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो। मैं सोच रही हूँ कितना जल्दी आपका क्लास खत्म करो, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। 35 का आपने कहा मैम बी, यानी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से 3 अवस्थाएं हैं, ओबम है, एम्ब्रियो है और फीटस है, ठीक है। 36 का आंसर करो। गर्भावस्था की पहली अवस्था क्या कहलाती है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है, पीरियड ऑफ फीटस है, पीरियड ऑफ ओबम है, और पोस्ट नेटल स्टेज है। आंसर करे क्या होगा, जो चीजें मैंने अभी आपको समझा दिया है, अब उसी से क्वेश्चन आपको मिलेगा।
आपने कहा मैम पीरियड ऑफ ओवम जो है गर्भावस्था की पहली अवस्था होता है। पीरियड ऑफ ओवम पहला है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो दूसरा है, और पीरियड ऑफ फीटस तीसरा है। समय क्या क्या होगा आप लोग यहीं पे फटाफट आप लोग बताते चलो। इन सब का समय भी याद रखना बहुत जरूरी है। आप कहोगे मैम जन्म से लेकर के ओवम का समय हो जाएगा, कितना होगा? जन्म से लेकर के 2 वीक तक होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 वीक से लेकर के पीरियड ऑफ फीटस की पीरियड ऑफ एम्ब्रायो, आंसर करो। आपने कहा मैम पीरियड ऑफ एम्ब्रायो, इसका समय क्या हो जाएगा? 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक होगा। और पीरियड ऑफ फीटस का समय मैम क्या होगा? तो 2 मंथ से लेकर के बर्थ तक हो जाएगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। देख लेना मेरी तबीयत नहीं ठीक है, अगर गलती गलती में कहीं एक्सप्लेन में अगर गलती हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। और अपना आप लोग देख लेना सही वाली चीजें क्या है। गर्भावस्था की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? ओवम तो पहली अवस्था है। फीटस क्या है? बेबीहुड क्या है? एम्ब्रियो क्या है? तो आप कहोगे एम्ब्रियो यानी भ्रूणावस्था है, और भ्रूणावस्था यानी दूसरा स्टेज हो जाता है, तो ये दूसरा होगा। और फीटस क्या है? तीसरा हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। पहले ओ होगा, फिर ई होगा, फिर एफ। देखो मैं ओ आप छोड़ देना, ओबम वाले को अगर आप छोड़ देते हो तो ए बी सी डी लिखोगे तो ABCDEF, ठीक। ABCDEF, तो पहले ई आ रहा है, पहले एफ आ रहा है। आप कहोगे मैम मैम पहले ई आता है, तो पहले ई रखोगे फिर एफ रखोगे। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले एम्ब्रियो होगा फिर फीटस होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती होगी, मैं इन सब चीज को फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये लगता है कि आपको मुझे हल्का सा ट्रिक देना चाहिए और दे करके आपको आगे निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूजन में रहो कि एम्ब्रियो होगा कि फीटस होगा, फीटस होगा कि एम्ब्रियो होगा, तो आप पहले ई को रखोगे फिर एफ को रखोगे। आई थिंक आपको ये हिंट क्या है एग्जाम में काम आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा मैं एम्ब्रियो हो जाएगा, क्या होगा? एम्ब्रियो हो जाएगा। आंसर करो। भ्रूणावस्था यानी फीटस स्टेज कब शुरू होती है? गर्भाधान से 2 सप्ताह बाद, गर्भाधान से 4 सप्ताह बाद, गर्भाधान से 8 सप्ताह बाद, जन्म के बाद। 38 का आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम 38 का सी होगा। गर्भाधान से 8 सप्ताह बाद क्या है? भ्रूणावस्था यानी फीटस एज शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या? गर्भाधान से 8 सप्ताह बाद। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। यानी गर्भाधान से 8 सप्ताह बाद, 8 सप्ताह बाद, हाँ तो सही तो है। 8 सप्ताह के बाद ही तो शुरू हो रहा है ये। 2 मंथ या 8 सप्ताह, हाँ तो सही है। गर्भाधान से 8 सप्ताह बाद सही है। शब्द को घुमा दिया है, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई। आंसर करो 39 का। भ्रूणावस्था में सबसे पहले कौन सी संरचना बनती है? हृदय, तंत्रिका, तंत्र, फेफड़ा, भोजन नाल। मैंने आपको सब पढ़ा दिया, आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि मैम हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है। आंसर करो क्या होगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा 39 का, हृदय बनता है। मैंने आपको बताया था ना, पहले क्या बनेगा? सबसे पहले आपका हृदय बनता है, फिर फेफड़ा बनेगा, फिर पाचन तंत्र बनेगा। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो वही बता दिया है। आप कोई नहीं कहोगे कि मैम हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? पहले हृदय बनेगा, ठीक है, फिर फेफड़ा बनता है, फिर पाचन तंत्र बनता है। भ्रूणावस्था में विकास की गति कैसी होती है? अत्यधिक तीव्र होगी, धीमी होगी, असमान होगी, रुक रुक करके होगी। 40 का आंसर करें आप क्या होगा? आपने कहा मैम 40 का आंसर आप मांग रही हैं, तो 40 का तो आंसर हम लोग जान ही नहीं रहे हैं। 40 का बी होगा। धीमी विकास होती है, कैसी होती है? धीमी विकास होती है। रुक रुक कर को तो विकास होती ही नहीं है। विकास डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो रुक रुक करके तो कोई आंसर होगा ही नहीं। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहते हैं? 2 सप्ताह तक की अवस्था, जन्म के बाद की पूछ रहा है। पोस्ट नेटल की बात अब होने लगी, प्री नेटल खत्म हो गया। तो आपने कहा मैम जब जन्म से 2 सप्ताह की बात है तो हम लोग शैशवावस्था करेंगे, क्यों? आपने कहा यस मैम शैशवावस्था आप कर सकती हैं, लेकिन एक नवजात अवस्था दिया है। तो नवजात अवस्था जिन्हें हम नियोनेटल कहते हैं, तो नवजात अवस्था जन्म से लेकर के 2 सप्ताह होगा। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हरलाक महोदय है क्या? लेकिन ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने यहाँ पे किताब में मेरे सामने रखा, मैं किताब में देख रही हूँ, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। 42 का आंसर करो। बालक रोग प्रतिरोधक शक्ति कब प्राप्त करता है? जन्म के समय, जन्म से 2 सप्ताह बाद, जन्म से 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद। आंसर करें 42 का क्या होगा? आपने कहा मैं 42 का बी हो जाएगा। जन्म के 2 सप्ताह बाद। कब? जन्म के 2 सप्ताह बाद। कैसा क्लास लग रहा है जरा सा बता देना। कहोगे मैं तो आप पूछने वाली ही नहीं थी। नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? आंसर करो। नवजात शिशु का
तो आप लोग कैसा गाना बज रहा है, कहो कि मैं रोज कहती लेकिन सुनते तो हम लोग है नहीं। एक दिन टीन वॉइस ना करे ना तो आप लोग सुनोगे एकदम मस्त हो जाओगे। क्या होगा आंसर? 2.5 से 3, 3.5 kg। क्या होगा औसत? लेकिन पूछ रहा है क्यों? औसत पूछ रहा है ना। यहाँ पे आंसर यही होगा, तो आपने कहा यस मैम यही हो जाएगा। ठीक है, 44 का आंसर करें। नवजात शिशु में किसका विकास सर्वाधिक तीव्र होता है? आंसर करो। आपने कहा मैम तंत्रिका तंत्र का। किसका? तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, 44 का आंसर करें। नवजात शिशु किस वस्तु पर सबसे अधिक प्रतिक्रिया करता है? आप लोग जानते हो नवजात शिशु को रोशनी से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक, क्या करता है? हमेशा आंखें बंद रखता है। क्यों? यही होगा। आपने कहा मैम देख लीजिए। तो क्या होगा? ध्वनि कह रहा है। क्या होगा? ध्वनि कह रहा है नवजात शिशु की। नहीं, ये चीज तो है, आवाज करो तो तुरंत चौंक जाता है। हाँ सही है, पहले ध्वनि होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या इफेक्ट करेगा? तो ध्वनि करेगा। 46 का आंसर करें। शिशु की पहली स्वैच्छिक गति क्या कहलाती है? क्या करेगा वो पहले? क्रेपिंग करेगा। ये भी मैं पढ़ाऊंगी सारी चीजें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी। पहले आप लोग क्वेश्चन कर लो, फिर अब जब मेरी तबीयत सही होगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, 46 का आंसर करो। पहले जितना भी क्वेश्चन 200 लाए हूँ आप लोग कर लो, जितने भी समय में हो जाता है। ठीक है, अभी कितना टाइम हुआ? 50 मिनट आपका हुआ है। ठीक है, तो जो भी 200 क्वेश्चन करने में समय लगे कर लो। 1-1.5 घंटे का क्लास हो जाए, क्या ही करना है। फिर बाद में तबीयत सही होगी। आज मैं दवा खा के रात में सोऊंगी, पूरा नींद पूरी हो जाती ना तो तबीयत सही हो जाती। आपने कहा मैम 46 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेंगना यानी क्रेपिंग हो जाएगा। ठीक है, 47 का आंसर करो। बर्थ ड्रामा किससे हो सकता है? किससे हो सकता है? आंसर करो। आपने कहा मैम कठिन प्रसव से। किससे? कठिन प्रसव से। यहाँ पे हम टाइप ऑफ बर्थ भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इन्फेंसी किस आयु को कहते हैं? जन्म से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। तो इन्फेंसी किसे कहेंगे? आप कहोगे मैम 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, अकॉर्डिंग टू हरलाओ। ठीक है, 49 का आंसर करें। बेबीहुड किस आयु में होता है? बेबीहुड, बेबीहुड किस आयु में होता है? आंसर करें। आंसर कर दो क्या हो? ओहो, रखे हैं कहीं और, खोज रहे हैं कहीं और। आंसर करो क्या होगा? बेबीहुड क्या होगा? आप कहोगे मैम 2 वीक से लेकर के 2 साल तक होता है। तो 2 वीक से लेकर के 2 साल तक कहाँ दिया है? आप कहोगे मैम ऐसा तो हमें आंसर ही नहीं मिल रहा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, आंसर करो 50 का। शैशवावस्था का अंत किस आयु तक होता है? आपने कहा मैम जो 0 से लेकर के 2 ईयर तक हो रहा है, या 2 वीक से लेकर के 2 ईयर तक, तो 2 ईयर ही अंत होगा। क्यों? तो आपने कहा यस मैम यही होगा। 51 का आंसर करें। नवजात बालक को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? नवजात बालक को आपने कहा मैम 2। किसमें? 2, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। यही होगा। क्या है? नहीं, आहार ग्रहण करने वाला और न करने वाला। यहाँ पे तो गलत दे रहा है। ठीक, 52 का आंसर करो, चाहे हो सकता है। जन्म के बाद प्रारंभिक दिनों में बच्चा एक दिन में कितने बार दूध पीता है? आंसर करो। 52 का आपने कहा मैम सी, 15 से 20 बार। ठीक है, ऐसे ऐसे भी प्रश्न हमारे पास पड़े रहते हैं। नवजात के प्रमुख स्वाभाविक यानी नेचुरल क्रियाओं में कौन शामिल है? आंसर करो। आप कहोगे मैम नेचुरल क्रियाओं में तो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन था। हाँ ठीक, रिफ्लेक्स क्रियाएं। ठीक, आंसर करो यहाँ 54 का। नवजात बालक की विशेषता है। क्या है नवजात बालक की विशेषता? आप कहोगे शारीरिक एवं मानसिक निर्भरता। वो दोनों रूप से क्या है? किसी और पे डिपेंड होता है। 55 का आंसर करें। पूर्व शैशव अवस्था किस आयु में होती है? पूर्व शैशव अवस्था आप कहोगे 2 से 6 वर्ष। भाई शैशवावस्था की पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? 56 का आंसर करो। आप कहोगे मैम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। क्या? अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। ठीक है, 57 का आंसर करो। बिना मन के आपका क्लास हो रहा है। पूर्व शैशव अवस्था में की विशेषता क्या है? आंसर करो क्या होगा? क्या होगा? आपने कहा मैम अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता। ठीक, 58 का आंसर करो। बालक की पहली सामाजिक क्रिया कौन सी है? पहले क्या करेगा बच्चा? बोलेगा, मुस्कुराएगा, चलेगा, रेंगेगा? तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? शायद स्माइल करेगा। क्यों?
आपने कहा यस मैम, क्या है बच्चा सबसे पहले स्माइल करेगा, ठीक है। 59 का आंसर करें। पूर्व शैशवावस्था में कौन सी विकास सर्वाधिक होती है? पूर्व शैशवावस्था में कौन सी विकास सर्वाधिक होगी? आपने कहा मैम शारीरिक व मानसिक क्रियाएं। क्या होगा? शारीरिक व मानसिक क्रियाएं। 60 का आंसर कर दे। किशोरावस्था का आरंभ लगभग किस आयु में होता है, यानी शुरुआत कब हो रही किशोरावस्था? तो 13 से शुरू होती है, क्यों? आपने कहा यस मैम, 13 ही से तो शुरू होता है। किशोरावस्था 13 से 21 तक चलता है, तो शुरुआत पूछ रहा है तो 12 से 13 हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, एक आध साल आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। 61 का आंसर करो। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एडोलसेंस कहते हैं, इन्फेंसी शैशवा को कहते हैं। ये सारी चीजें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 62 का आंसर करो। किशोरावस्था का अर्थ क्या है? बालक से वयस्क की ओर संक्रमण, यानी ट्रांजिशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? किशोरावस्था है, ठीक। 63 का आंसर करो। किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है? किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है? तो आप कहोगे किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन तो भावनात्मक रूप से क्या है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। वो कुछ सोच समझ नहीं पाता है, मतलब पागल नहीं हो जाता है, ठीक है। 64 का आंसर करो। किशोरावस्थाओं, किशोरों यानी गर्ल्स, किशोरियों होता है, देखो गलत दिया है। गर्ल्स में यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी एज साधारणतः किस आयु में होता है? लड़कों से पहले ही होना शुरू हो जाता है, तो आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा सी, 11 से 14 वर्ष, ठीक है। उसका था ना 12 से 13, तो 11 से 14 इसका एक साल पहले ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कि लड़कों में क्या होगा, तो लड़कों में यौवन आरंभ शुरू होता है, अब उसी हिसाब से आप आंसर कर ले जाओगे। आंसर करो 65 का। आपने कहा मैम 15 से 12 से 15, ठीक है। 66 का आंसर करें। किशोरावस्था के मुख्य गुणों में क्या शामिल है? आंसर करो। किशोरावस्था के मुख्य गुणों में क्या शामिल है? ऊर्जा, तनाव एवं संघर्ष। क्या है? ऊर्जा, तनाव एवं संघर्ष, ठीक। 67 का आंसर करें। किस अवस्था को स्टोर्म एंड स्ट्रेस कहा जाता है? स्टोर्म एंड स्ट्रेस कहा जाता है, आंसर करो। शैशवा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, आंसर करें। आपने कहा मैम किशोरावस्था, क्या होगा? किशोरावस्था होगा, ठीक है। 68 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 68। किशोरावस्था का मुख्य भावनात्मक गुण कौन सा है? आंसर करो। किशोरावस्था का मुख्य भावनात्मक गुण कौन सा है? तो भावनात्मक संघर्ष हो जाएगा, क्या होगा? भावनात्मक संघर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करें। किशोरावस्था किस विकास की प्रक्रिया से जुड़ी होती है? किशोरावस्था विकास की किस प्रक्रिया से जुड़ी होती है? आपने कहा मैम यौवनिक यानी सेक्सुअल, ठीक है। 70 का आंसर कर दें। किशोरावस्था के समय कौन सा विकास पूर्णतः प्राप्त करता है? किशोरावस्था हो रहा है या खत्म हो रहा है, पूर्णतः मतलब कंप्लीट हो रहा है, तो कौन सा विकास है जो प्राप्त कर लेगा? तो आप कहोगे मैम शारीरिक ही होना चाहिए, क्यों? आपने अच्छा यस 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 यस, क्या होगा? यौवनिक परिपक्वता, ठीक, ये सही है, सॉरी यही वाला सही होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? यौवनिक परिपक्वता, बेस्ट आंसर वही था, ठीक। 71 का आंसर करो। किशोरावस्था को किस आयु तक माना जाता है? तो प्रश्न एकदम रटवा करके छोड़ेगा, तो 13 से 21 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 13 से 21, या 12 दिया, इसको भी मान लेना, ठीक है। 72 का आंसर, ये सब प्रश्न ना एक आध साल आगे पीछे होते लेकर के आपको चलना भी पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि आप कुछ और पढ़ा रही वो कुछ और, क्योंकि जितने भी हरलाख हो गए और कौन कौन हो गए, सबके सैले हो गए, रॉस हो गए, कॉलसैनिक हो गए, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। किशोरावस्था किस प्रकार की अवस्था है? तो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों की अवस्था है, ठीक है। इसका आंसर करो 73। किशोरावस्था में कौन सा परिवर्तन प्रमुख माना जाता है? तो यही प्रश्न शायद रिपीट हो गए, ठीक है। 74 का आंसर करें। 19 से 40 वर्ष की अवस्था किस वर्ग में आती है? अब यहाँ से प्रश्न थोड़े से चेंज हुए हैं। आपने कहा मैम युवा अवस्था हो जाएगा, कितना? युवा अवस्था, 40 के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। और मोदी जी क्या है? अपने प्रधानमंत्री 70 साल के युवा प्रधानमंत्री हैं, क्या है? युवा पीएम है, ठीक। आंसर करो। प्रौढ़ावस्था की शुरुआत किस आयु से मानी जाती है? प्रौढ़ावस्था की शुरुआत किस आयु से मानी जाती है? आंसर करो। आपने कहा मैम 40 वर्ष से प्रौढ़ावस्था की शुरुआत मानी जाती है, यानी प्रौढ़ हो गए,
76 का आंसर करो। प्रौढ़ावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? आपने कहा मैम बी, अनुभव और परिपक्वता है। 77 का आंसर करो। 40 से 60 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? आपने कहा मैम मध्यावस्था। क्या? मध्यावस्था, ठीक है। 78 का आंसर करो। मध्यावस्था की विशेषता क्या है? आपने कहा मैम स्थिरता और अनुभव। क्या होगा? स्थिरता और अनुभव। में बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगी। 79 का आंसर करो। 60 वर्ष के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? 60 वर्ष की बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर करो, क्या होगा 79 का? आंसर करो। आपने कहा मैम वृद्धावस्था। क्या होगा? वृद्धावस्था। इतना सोचना क्यों पड़ा आप लोगों को? आपको मैम आप सोची कि हम सोचे हैं? वृद्धावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या होगा? आंसर करो। आपने कहा मैम शारीरिक गतिविधियों में कमी आना, यानी एक्टिविटी कम हो जाती है। 81। हाँ, अच्छा ये प्रश्न रिपीट हो गया। चलो 81 का आंसर करो। विकास किस प्रक्रिया में आता है? विकास क्या है? क्रमिक होता है। क्या होगा? क्रमिक होगा। विकास का मुख्य आधार कौन सा है? क्या होगा? आंसर करो 82 का। आपने कहा मैं आनुवांशिकता और वातावरण दोनों हो जाएगा, ठीक है। आंसर करो 83 का। सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहा जाता है? आपने कहा मैम सिफेलोकॉर्डल विकास कहा जाएगा, ठीक है। 84 का आंसर करें। केंद्र से बाहर की ओर विकास को क्या कहा जाता है? तो प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाएगा। क्या होगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल बोला जाएगा, ठीक है। 85 का आंसर करो। विकास किस क्रम में होता है? तो फिर यही प्रश्न आ गया। नियमित और क्रमबद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे बदले हुए हैं, ठीक है। विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर करो। आपने कहा मैम विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है। क्या होगा? व्यक्तिगत अंतर होगा, यानी विकास एक जैसे नहीं होते हैं। विकास के नियमों में क्या सम्मिलित है? निरंतरता का नियम और संतुलन का नियम। और तो ये कहीं पूछ रहा तो यही हो जाएगा, निरंतरता का नियम, ठीक है। 88 का आंसर करो। विकास का सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होगा? स्वानुवांशिकता और वातावरण का, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, ठीक है। 89 का आंसर कर दे। सिद्धांत किसे कहते हैं? अब ये भी हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, क्या पढ़ लो। आपने कहा मैं व्यवस्थित जानकारी को हम सिद्धांत बोलते हैं, ठीक। 90 का आंसर करें। विकास के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चे के विकास को समझना। क्या होगा? बच्चे के विकास को समझना। 91 का आंसर करें। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो क्रमिक तथा निरंतर प्रक्रिया है। क्या है? क्रमिक तथा निरंतर प्रक्रिया है। 92 का आंसर करें। विकास किन किन से प्रभावित होता है? तो आनुवांशिकता और वातावरण से। कुछ प्रश्न है जो एकदम रिपीटेड है। 93 का आंसर करें। विकास का कौन सा नियम क्रमबद्धता दर्शाता है? तो निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी का नियम, ठीक है। बहुत अच्छे लग रहा प्रश्न लेकिन मुझे करने में, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़। 94 का आंसर करो। विकास सिर से पैर की ओर, वो हो तो क्या हो जाएगा? सिफेलोकाउडल, ठीक। लेकिन इतनी चीजें आपको रट गई होगी। 95 का आंसर करें। विकास भीतर से बाहर तो केंद्र से परिधि, प्रॉक्सिमो डिस्टल। 96 का आंसर करो। विकास का नियम है कि क्या? विकास का नियम क्या है? आंसर करो। विकास का नियम क्या कहता है? आपने कहा मैम विकास का नियम कहता है कि पूरे जीवन चलना है। क्या है? पूरे जीवन चलना है, बीच में साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। 97 का आंसर करो। विकास का कौन सा नियम व्यक्तिगत अंतर दर्शाता है? आंसर करें। आप कहोगे मैम असमानता का। क्या? असमानता का। 98 का आंसर करो। विकास किन प्रकार के परिवर्तनों से मिलकर बनता है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ठीक है। 99 का आंसर करें। विकास किस प्रकार से होती है? विकास किस प्रकार से होता है? सरल से जटिल, जटिल से सरल। तो आप कहोगे कोई भी चीज सरल से जटिल होता है। पहले हम 0 सीखते हैं, फिर हम 1000 लिखना सीखते हैं, ठीक है। 100 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन और आपके बच्चे हैं। विकास का कौन सा नियम दर्शाता है कि अनुभव का प्रभाव पड़ता है? आंसर करें। तो विकास का पर्यावरणीय नियम सिखाता है कि अनुभव का प्रभाव पड़ता है। 101 का आंसर करें। विकास एक निश्चित क्रम से होता है, यह किससे है? तो क्रमबद्धता का नियम है। कैसे? हाँ, ये सब प्रश्न अच्छे हैं। तो क्या है? क्रमबद्धता का। ऐसे प्रश्न बनते हैं, अक्सर वहां बनते हैं सीटेट वगैरह में। 102 का आंसर करो। सिद्धांत किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित जानकारी। प्रश्न रिपीट हो गया। 103 का आंसर करो। विकास के सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है?
तो आप कहो कि मैम विकास की प्रक्रिया को समझना क्या है, विकास के सिद्धांतों का उद्देश्य है। 104 का आंसर करें। कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास संगठित अनुभवों से होता है? आंसर करें। कौन सा विकास ये कहता है? आंसर करें। तो आपने कहा मैम व्यवहारवादी सिद्धांत कहता है। क्या? व्यवहारवादी सिद्धांत कहता है। ठीक है, 105 का आंसर करें। परिपक्वता यानी मेच्योरेशन के बिना विकास पूर्ण नहीं, यह सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? आपने कहा मैम जैविक सिद्धांत है। क्या है? जैविक सिद्धांत है। 106 का आंसर करें। कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास अंदरूनी परिपक्वता और प्रकृति पर आधारित है? तो ये भी कौन कहेगा? जैविक सिद्धांत ही कहेगा। ठीक है, 107 का आंसर करें। फ्रेडरिक फ्रोवेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फ्रोवेल का सिद्धांत किससे है? आपने कहा मैम खेल यानी प्ले द्वारा विकास है। ठीक है, खेल खेल में विकास करना। 108 का आंसर करें। विकास का कौन सा नियम बताता है कि विकास का क्रम समान होता है लेकिन गति अलग अलग होती है? आंसर करो। आपने कहा मैम व्यक्तिगत अंतर। क्या होगा? व्यक्तिगत अंतर यह बताता है कि विकास का क्रम समान होता है लेकिन गति अलग अलग होती है। ऐसे प्रश्न आ जाए तो सोचना पड़ेगा अगर आप नहीं कर रहे हो तो। विकास किस प्रक्रिया पर आधारित है? आंसर करो। विकास किस प्रक्रिया पर आधारित है? आप कहोगे मैम व्यवस्थित है। क्या है? विकास व्यवस्थित है। विकास का कौन सा नियम कहता है कि विकास धीमा तेज धीमा? बताना कौन सा ये अवस्था है? आपने कहा मैम गति असमानता का नियम, क्योंकि असमान है, कभी धीमे हो रहा है कभी तेज हो रहा है। ठीक है, 1 सेकंड का आपको टाइम दे दो जरा सा मुझे प्लीज। अब आप आंसर करो। 20 का आपने आंसर कर दिए, 11 का आंसर करो। 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। विकास में किसका अधिक प्रभाव होता है? आंसर करो। खेल, सामाजिक परिस्थितियां, परिपक्वता प्लस अनुभव, केवल आहार? आंसर करो। आपने कहा परिपक्वता प्लस अनुभव। क्या होगा? परिपक्वता प्लस अनुभव। 12 का आंसर करो। विकास का कौन सा गुण यह दर्शाता है कि सभी बच्चे समान तरीके से नहीं सीखते? आंसर करो। आपने कहा मैम व्यक्तिगत अंतर यह सिखाता है कि सभी बच्चे एक समान वृद्धि ग्रोथ विकास नहीं करते हैं। ठीक है, 113 का आंसर करो। विकास में क्या स्थिर रहता है? गति, दिशा, व्यक्तिगत अंतर, पूर्णतया क्या स्थिर रहता है? आंसर करो। आपने कहा मैम दिशा स्थिर रहता है। क्या? दिशा स्थिर रहता है। ठीक है, 14 का आंसर करो। कौन सा नियम बताता है कि विकास सरल से जटिल की ओर होता है? विकास सरल से जटिल की ओर होता है, यह कौन सा नियम बताएगा? आंसर करो, आंसर करो आंसर करें। आप आंसर करो, क्या होगा? प्लीज गिव मी आंसर, प्लीज जल्दी करो आप लोग। तो आप कहोगे मैम दिशा का नियम ये बताएगा कि विकास जो है सरल से जटिल की ओर होगा। जिस पहले जीरो बनाएंगे, फिर ऐसे डंडे खींचेंगे, फिर इस तरीके से क बनाएंगे, फिर 2 अक्षर बनाएंगे तो कमल 3 अक्षर हो गया सीधे ना। पहले 2 अक्षर लिखते हैं, चल घर मर जर नल, ये सब पढ़ते हैं ना, तब उसके बाद 3 अक्षर सीखते हैं। ठीक, आंसर करो। 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सिद्धांत क्यों आवश्यक है? आंसर करो। सिद्धांत क्यों आवश्यक है? आपने कहा मैम विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए सिद्धांत आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ से पियाजे शुरू होते हैं। ठीक, पियाजे किसके विकास पर बल देते हैं? पियाजे किसके विकास पर बल देते हैं? आप लोग क्वेश्चन से कर लो, जो छूटा छटका रहेगा भूला रहेगा। 2 पार्ट आएगा, जब दूसरे पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज बिल्कुल भी मैं मूड में नहीं हूँ, सही बता रही हूँ आपको। ठीक है, आज ऐसे ही आप क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो। 16 हो गया और आपका 200 क्वेश्चन है टोटल। तो आप लोगों का चलो 4 20, मान लो 80 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक, तो 80 4 84, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन कर लो। आप लोग का मिनट भी 1 घंटा 8 मिनट हो गया है। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ ये खत्म करके बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, लेकिन क्वेश्चन इतना बनाए कि शायद एक्सप्लेन ना करना पड़े, लेकिन देख लो। 16 का आंसर करो। तो आपने कहा मैम संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे का है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर करो। 117, पियाजे का मानना था कि बच्चों का ज्ञान किससे बनता है?
नकल से, अवलोकन से, निर्माण से, कंस्ट्रक्शन से और दंड से। आंसर करो। यहाँ पे मैं टाइम दूंगी इन सब क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप लिखा लेंगे वो अब तक तो मोबाइल ही हाथ से छूट कर गिर के आएंगे। चलो आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम निर्माण से यानी कंस्ट्रक्शन से, क्या होगा, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। 118 का आंसर करो। पियाजे ने ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को क्या कहा है। पियाजे ने ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को क्या कहा है। अनुभव प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, संज्ञान प्रक्रिया, भावनात्मक प्रक्रिया। आंसर करें। आपने कहा मैम संज्ञान प्रक्रिया कहा है। क्या कहा है, संज्ञान या संज्ञानात्मक कहा, आप जानते ही हो। ज्ञान पियाजे के अनुसार ज्ञान किससे बनता है। जन्मजात है, सामाजिक है, क्रिया व अनुभव है, केवल भाषा है। आंसर करो। आपने कहा मैम क्रिया और अनुभव है, किसके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरों से सुनकर, पढ़कर, वस्तुओं से संपर्क और अनुभव से, केवल माता पिता से। आंसर करें। आपने कहा मैं वस्तुओं से संपर्क और अनुभव से क्या है, पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। 21 का आंसर करो। संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है। आप जानते हो इनका यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगी आपको याद करने के लिए। क्या है, सबने, पूजा, मूर्ति आपकी, मूर्ति आपकी, ठीक। तो सबने से सेंसरी मोटर, ठीक है, या कौन सा स्टेज इनका होता है। और पूजा से, पूजा से क्या होगा, आप आंसर करो क्या होगा। सबने, पूजा, मूर्ति आपकी, ठीक है। तो सबने से क्या होगा, आप कहोगे मैम सबने से हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज। क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज। और पूजा से क्या होगा, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सबने से संवेगी गामक अवस्था, हिंदी और इंग्लिश दोनों सुन लेना। मूर्त से, मूर्ति क्या है, तो मूर्ति से होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और आपकी से क्या होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों स्टेज आपको याद होनी चाहिए। ये ट्रिक याद कर लोगे तो आप याद कर लोगे, लगा लोगे क्रम से, ठीक है। क्या है, सबने, पूजा, मूर्ति आपकी, बस इतने आपको याद करना है। बाकी आपको याद हो जाएगा तो क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आंसर करो। अब इन सब के एज के एज बताते चलो, इन सब ईयर स्टेज के। सेंसरी मोटर अवस्था किस आयु में होती है। सेंसरी मोटर गलत लिखा, टाइप गलत किया गया, चलो किस आयु तक होती है, आंसर करो। आपने कहा मैम 0 से 2 वर्ष। क्या होगा, 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर अवस्था का पहला चरण क्या कहलाता है। इसमें भी कई चरण होते हैं, इन सबको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगी। प्राथमिक वृत्ताकार क्रिया, परावर्त क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन, द्वितीयक चरण वृत्ताकार, द्वितीयक वृत्ताकार क्रिया समन्वय। आंसर करें। आपने कहा मैम 123 का बी होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। 124 का आंसर करें। आंसर करो। प्राथमिक वृत्ताकार क्रिया किस आयु में पाई जाती है, तो कब, 1 से 4 माह। कब, 1 से 4 माह। द्वितीयक वृत्ताकार क्रिया किस आयु में पाई जाती है, तो 4 से 8 माह। जल्दी जल्दी मैं करा रही हूँ, क्या, 4 से 8 माह, ठीक। 126 का आंसर कर दें। समन्वित द्वितीयक क्रियाएं कब दिखाई देती हैं, आंसर करें। ये सब हम लोग पियाजे को अभी पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा 8 से 12 माह। क्या, 8 से 12 माह। पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था कौन सी, ये पहली अवस्था में सारी चीजें हम लोग अब तक पढ़े हैं, अब क्या है दूसरी अवस्था। तो ट्रिक क्या है, सबने, पूजा, तो प से क्या होगा, तो आप कहोगे प्री ऑपरेशनल। आप बताओ क्या होगा, आप कहोगे यस मैम प्री ऑपरेशनल। वही ट्रिक याद कर लोगे कि सबने, पूजा, मूर्ति आपकी, उतने से आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था कौन सी है, तो प्री ऑपरेशनल है। क्या है, प्री ऑपरेशनल है, ठीक। 28 का आंसर करें। प्री ऑपरेशनल अवस्था किस आयु में होती है, किस आयु में होगी, आंसर करें। आपने कहा मैम 2 से 7 नहीं, 0 से 2, फिर 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर, यही तो स्टेज होता है इनका। अब आप बताओ क्या होगा। 128 का आपने कहा मैम बी, 2 से 7 हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष पहले का होगा, फिर 2 से 7 होता है, फिर 7 से 11 होता है,
फिर 11 से ऊपर होता है। यही इनके चारों स्टेज के ईयर होते हैं, ये भी आप जान लेना, ठीक है। मैंने कहा थ्योरी नहीं बताएंगे, लेकिन मोटी मोटा बताते चल रहे हैं, ठीक है। अब आंसर करो 29 का। प्री ऑपरेशनल अवस्था की एक विशेषता क्या है? तार्किक सोच है, प्रतीकात्मक सोच है, सिंबॉलिक थिंकिंग है, अमूर्त सोच है, और पूर्ण मानसिक परिपक्वता है। आंसर करें क्या होगा 129 का? आपने कहा मैम बी, प्रतिमात्मक सोच, प्रतीकात्मक सोच यानी सिंबॉलिक थिंकिंग होगा। क्या होगा? सिंबॉलिक थिंकिंग होगा, ठीक है। 130 का आंसर कर दे। बच्चा दिखावा वाली गतिविधियां मेक बिलीव प्ले किस अवस्था में करता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर या 15 जो भी होगा, ठीक है। आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम 130 का आप पूछ रही हैं, तो 130 का आपका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट आंसर करे, फटाफट फटाफट। 130 का क्या होगा? आंसर आप कर दो। 130 का क्या होगा? आपने कहा मैम 130 का आप पूछ रही हैं, तो 130 का आप बता दो क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करो। आपने कहा मैम 130, 130 का हो जाएगा बी, प्री ऑपरेशनल होगा। क्या होगा? प्री ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था किस साल में होती है? आंसर करो, फटाफट आंसर करें। उंगली आप लोगों की चल नहीं रहा है। आपने कहा मैम कंक्रीट ऑपरेशन, आंसर करो क्या होगा? आंसर करिए जरा सा। कंक्रीट ऑपरेशनल का एज क्या होगा? तो सबने, पूजा, मूर्ति, आपकी। अब कंक्रीट आ गया तो आपको हम यहाँ तो ट्रिक फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप अपना ट्रिक ब्रिक खोज लेना। आंसर करो क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 7 से 11। क्या होगा? 7 से 11, ठीक है। अब 32 का आपको आंसर दिखा दे, क्वेश्चन दिखा दे पहले, मेरा भी ध्यान कहीं और ही है। चलो 32 का आंसर करो क्या होगा? 32 का आंसर करो। कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था में बच्चा कैसा सोचता है? आंसर करो, बच्चा कैसा सोचेगा? आंसर करिए। तो ठोस और वास्तविक वस्तुओं पर आधारित बच्चा सोचेगा, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशन में अवस्था में कौन सा विकास होता है? कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था में कौन सा विकास होगा? तार्किक सोच, प्रत्यक्ष सोच, भावनात्मक नियंत्रण, भाषा का पूर्ण विकास। आंसर करो क्या होगा? तो आपने कहा मैम तार्किक सोच होगा। क्या होगा? तार्किक थिंकिंग होगी, ठीक है। आंसर करो। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था कब शुरू होती है? कब शुरू होगी? आंसर करो। 2, 7, 11, 16। आपने कहा मैम 11 वर्ष। ओहो, कब होगा? 11 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करें। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा कैसा सोचता है? आपने कहा मैम कल्पनात्मक और अमूर्त। कैसा सोचेगा? कल्पनात्मक और अमूर्त। कैसा? कल्पनात्मक और अमूर्त सोचेगा, ठीक है। कैसा? कल्पनात्मक और अमूर्त सोचेगा, ठीक है। 36 का आंसर कर। पियाजे ने निर्माण की पहली प्रक्रिया को क्या कहा है? तो निर्माण की पहली प्रक्रिया उन्होंने क्या कहा? कंस्ट्रक्शन कहा, निर्माण कहा, ठीक है। यहां आंसर करो। पियाजे ने ज्ञान प्राप्ति की दूसरी प्रक्रिया को क्या कहा है? अनुकरण कहा है, अधिग्रहण कहा है, प्रतीक बनाना और विचारों का आदान प्रदान कहा है। तो क्या कहा है? आपने कहा मैम अधिग्रहण करना कहा है, ठीक है। किसने? पियाजे ने, ठीक। 138 का आंसर करो। पियाजे के अनुसार बच्चा किसके आधार पर सीखता है? आंसर करो। किसके आधार पे सीखेगा? तो आपने कहा मैं मानसिक रूटीन के आधार पे सीखेगा। किसके आधार पे? मानसिक रूटीन के आधार पे, ठीक है। पियाजे के अनुसार रिवर्सबिलिटी का अर्थ क्या है? रिवर्सबिलिटी जान रहे हो? यानी जैसे हम पढ़ाएं, रिवर्सबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मुझे एकदम जैसे क्या कहते हैं, 25 पैसे से 1 रुपए, 25 पैसे 25 पैसे को 4 जगह रख दो, 25 × 4 तो 100 हो जाएगा, तो उसको 1 रुपए कह दो, ठीक है। 1 रुपए बोल दो, ठीक। लेकिन उसी 1 रुपए से 25 पैसे इस तरीके से बच्चा क्या है, मतलब उल्टा पीछे भी बच्चा आ जाता है। तो ये क्या है? उल्टी दिशा में भी मानसिक ज्ञान, मानसिक क्रिया पर पाना, ठीक है। यही क्या है? इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
40 का आंसर करो। पियाजे ने विकास को कितने अनुक्रमिक चरणों में बांटा है? कितने अनुक्रमिक चरणों में बांटा है? तो आप कहोगे मैम 4 ही है इनका, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। उन्होंने कितने में बांटा है? तो 4 में बांटा है। इसका आंसर करो। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो कंक्रीट ऑपरेशन है। कौन सी है? कंक्रीट ऑपरेशन है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कर लो प्लीज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज किस आयु के लिए है? तो आपने कहा मैम 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से आगे। अब देख लो कौन सा है। तो सबने पूजा मूर्ति आपकी, तो औपचारिक वाली है, तो क्या हो जाएगा? 11 से ऊपर हो जाएगा। यही तो होगा। आपने कहा यस मैम यही हो जाएगा। सेंसरी मोटर में भाषा, सेंसरी मोटर में बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? आंसर करो। सेंसरी मोटर यानी 0 से 2, तो इंद्रियों और मोटर क्रियाओं से बच्चा सीखता है। इंद्रियां यानी हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, स्पर्श से, जीभ से, आंख से, नाक से, ये सब क्या है? यही तो, घ्राण से, स्वाद से, यही तो है ज्ञान इंद्रियां। तो यस इन्हीं के द्वारा बच्चा सीखता है। 44 का आंसर करें। प्री ऑपरेशनल अवस्था की प्रमुख सीमा क्या है? तार्किक सोच, अमूर्त सोच, केंद्रित सोच और ईगोसेंट्रिज्म और गणितीय क्षमता। आंसर करें। आपने कहा मैम प्री ऑपरेशनल अवस्था में केंद्रित सोच यानी ईगोसेंट्रिज्म अवस्था हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये सोच हो जाएगी, ये सीमा है। ठीक है। कंक्रीट अवस्था में बच्चा कौन सी क्षमता विकसित करता है? कंक्रीट ऑपरेशन में या अवस्था में बच्चा कौन सा क्षमता विकसित करता है? अमूर्त है, वास्तविक वस्तुओं पर तार्किक सोच है, कल्पनात्मक है और संवेदन क्रियाएं हैं। तो वास्तविक वस्तुओं पर तार्किक सोच होगा। क्या होगा? वास्तविक वस्तुओं पर तार्किक सोच होगा। जल्दी जल्दी आंसर करो। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था में बच्चा किस प्रकार की सोच विकसित करता है? आंसर करें। आपने कहा मैं मूर्त और काल्पनिक सोच। कैसा? मूर्त और काल्पनिक सोच। एक्सप्लेन मैं कल के वीडियो में करूंगी। ठीक है, आज जैसे तैसे क्लास चल जाने दो। नहीं होगा तो भाई 3 पार्ट में ले आ देंगे। क्या करेंगे? बीमार नहीं ना पड़ेंगे। बीमार पड़ जाएंगे तो बिल्कुल भी क्लास बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा चलो 1.5 घंटे का, भाई से 3-3 घंटे, लगभग 2 घंटे 45 मिनट 47 मिनट का एक क्लास हो रहा है, तो चलो उसको मैं बांट दूंगी, 3 मैराथन लगा दूंगी। और क्या, इससे ज़्यादा क्या ही करूंगी। फ्राइड के अब यहाँ पे पियाजे खत्म हो गए। अब यहाँ से फ्राइड के क्वेश्चन शुरू हैं। ठीक है। तो फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक तो पियाजे का है, सीखने का सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी और सामाजिक सिद्धांत। आंसर करें। 147 का क्या होगा? आंसर करें। आपने कहा मैम साइको एनालिटिकल थ्योरी इनका हो जाएगा। क्यों? तो यस मैम यही होगा। फ्राइड की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1890, 1895, 1939 और 1950। आपने कहा मैम 1939 को फ्राइड की मृत्यु हुई थी। ठीक। फ्राइड ने इच्छित व्यवहार को किस नाम से बताया है? डिजायर्ड बिहेवियर, मोरल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर। आंसर करें क्या होगा? आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? आ रही होगी, फुल तो है वॉल्यूम। आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम डिजायर्ड बिहेवियर। क्या होगा? डिजायर्ड बिहेवियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर कर दो। 50 क्वेश्चन और आप लोग के बचे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर लो। 1 घंटा 22 मिनट हो चुका है। ठीक है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग होते हैं? आंसर करो। आपने कहा मैम 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3? तो इड, ईगो और सुपर ईगो। क्या है? इड, ईगो और सुपर ईगो। इसी में कोई एक मानव होता है, एक कोई दानव होता है, एक कोई भगवान होता है, देवता होता है। ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। ये जब हम पढ़ते थे हमको बहुत मजा आता था। ठीक। ईड को किस प्रकार की शक्ति कहा गया है? सामाजिक शक्ति, मानसिक शक्ति, जैविक शक्ति और नैतिक शक्ति। आंसर करो 51 का। ईड को किस प्रकार की शक्ति कहा गया है? आंसर करो। आपने कहा मैम जैविक शक्ति कहा गया है। क्या? जैविक शक्ति कहा गया है। 52 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 52। ईगो को का मुख्य कार्य क्या है? ईगो का मुख्य कार्य क्या है? नैतिक नियंत्रण, राह दिखाना और समायोजन करना, दंड देना और तनाव बढ़ाना।
ईगो का मुख्य कार्य क्या है? तो ईगो का मुख्य कार्य है राह दिखाना और समायोजन करना। क्या है? राह दिखाना और समायोजन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करो। सुपर ईगो क्या नियंत्रित करता है? जैविक इच्छाएं, तर्क, नैतिक मूल्य और नियमन, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। तो आप कहोगे नैतिक मूल्य और नियम को क्या है? सुपर ईगो नियंत्रित करता है। सुपर ईगो का निर्माण किससे होता है? सुपर ईगो का निर्माण किससे होगा? प्राकृतिक शक्तियों से, बाहरी नैतिक मूल्य एवं सामाजिक नियम से, भाषा से और जन्मजात शक्ति से। सुपर ईगो का निर्माण किससे होता है? तो आप कहोगे बाहरी नैतिक मूल्य एवं सामाजिक नियम से। ठीक है। 155 का आंसर करें। फ्रायड की पहली यौनिक अवस्था कौन सी है? आंसर करें। पहली मनो यौन, यौन कोई यौनिक लिखा गया, गोदावस्था है, लेटेंसी एज है, जनन एज है और मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज है। मुख्य मतलब मुखी अवस्था, मुखी अवस्था, गोदी अवस्था आप लोग पढ़े होंगे। तो आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा मुखी अवस्था यानी ओरल स्टेज। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? मुख से सक करके क्या करता है? चूस करके वहां पे क्या करता है? इन्होंने दिखाया है कि बच्चा पहला स्टेज वहां से शुरू करता है। फिर गोदा अवस्था यानी एनल स्टेज किस आयु के लिए है? आंसर करें क्या होगा? एनल स्टेज, आंसर करो। आपने कहा मैम बी, 1 से 3 वर्ष जो है एनल स्टेज होता है। ठीक है। 157 का आंसर कर दो। फेलिक अवस्था या फैलिक स्टेज किस आयु में होती है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग जान रहे होंगे अगर पढ़े होंगे तो, PYQ सॉल्व किए होंगे। तो आपने कहा मैम 3 से 7 वर्ष का एज क्या है? फैलिक एज कहा जाता है। ठीक है। 58 का आंसर करो। लेटेंसी एज किस आयु तक रहती है? लेटेंसी एज किस आयु तक रहती है? आज आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, कल मेरी तबीयत सही हो जाएगी तो मैं पूरा इसको मतलब जल्दी 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 आधे घंटे में जितने भी ये हैं सबको मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है। थ्योरी तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी। तो आपने कहा मैम ए 7 से 12 वर्ष है। क्या है? 7 से 12 वर्ष। ठीक। 159 का आंसर कर। असल में जानने रहो लंबा लंबा में ये मैराथन शूट करने की वजह से गला उला एकदम जैसे होता है ना चोक करके आए, जवाब दे दिया। ठीक है। जनन अवस्था जेनिय जेनेटल स्टेज, जेनेटल स्टेज किस आयु में होती है? आंसर करो क्या होगा? 159 का आपने कहा मैम आंसर हो जाएगा सी, 12 से 20 वर्ष। क्या होगा? 12 से 20 वर्ष। ठीक। 160 का आंसर करो। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत क्या कहलाता है? अब यहां से एरिक एरिक्सन पे सब लोग आ गए। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत क्या कहलाता है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है। ठीक है। 40 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। एरिक्सन के अनुसार आत्म विकास किस पर निर्भर है? भाषा है, सामाजिक वातावरण, भोजन और दंड। आंसर करें। आप लोग भी बड़े बड़े क्वेश्चन देख करके वीडियो आप लोग भी उब जाते हो मैम कितने देर और चलेगा क्या होगा। ठीक है। जाते लोग होते भी नहीं हो कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आए, पता नहीं कहाँ सब लोग चले जाते हैं। बाद में तो वीडियो देखते हैं, बाद में 500 600 700 भी लोग देख ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं शुरू में कहाँ रहते। खैर चलो कोई नहीं, जिसको पढ़ना होगा अकेले भी पढ़ेगा, है कि नहीं? अकेले आए हैं अकेले जाना है, वो वाला सिद्धांत अपना लो। आपने कहा मैम बी, सामाजिक वातावरण। क्या है? सामाजिक वातावरण। कल की परसों मैंने क्लास में देखा कोई नहीं था, केवल मोनी जी और सुरेखा जी थी, अकेले आंसर करे जा रही थी। कभी कभी ऐसा होता है, देखते रितु जी अकेले आंसर करती हैं, कभी मोनी जी केवल अकेले आंसर करती हैं। देख करके बहुत अच्छा लगता है कि ये भी बच्चे हैं कि अकेले किसी को उन्हें चाहिए नहीं, उन्हें जो आ रहा है अगर वो क्लास में है तो आंसर कर रही हैं। तो ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। ठीक है। कि उन्हें किसी भीड़ की जरूरत नहीं है, अपना तैयारी करे जा रहे हैं। ठीक है। एरिक्सन की पहली अवस्था किस नाम से जानी जाती है? ऑटोनोमी वर्सेस डाउट। ठीक है। आप लोग ऑप्शन पढ़ो, मैं केवल आंसर बताऊंगी यहाँ पे। इनका भी ये बहुत टफ होता है। ठीक है। जैसे इन तीनों चारों का बहुत टफ है। पियाजे का कम है क्या? एक से एक नौटंकी, जब मैं पढ़ाऊंगी थ्योरी तब आप देखना। अभी तो आप प्रश्न किए हो ना मोटी मोटा, जब थ्योरी पढ़ाऊंगी तब देखना। आप कहोगे मैम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है। पहली अवस्था क्या होगी? विश्वास बनाम अविश्वास की हो जाती है। ठीक है। आंसर करो 63 का। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट अवस्था किसके लिए महत्वपूर्ण है? मनोवैज्ञानिक विकास, नवजात शिशु की सुरक्षा और देखभाल,
भाषा सीखना और नैतिक विकास। आंसर करें। आपने कहा मैम नवजात शिशु की सुरक्षा और देखभाल। क्या है? नवजात शिशु की सुरक्षा और देखभाल। 164 का आंसर करें। एटोनॉमी ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट किस अवस्था किस आयु में होती है? आंसर करें। आपने कहा मैम बी 1 से 3 वर्ष होगा। क्या होगा? 1 से 3 वर्ष होगा। ठीक है। 65 का आंसर करें। हिंदी वाला शब्द होता तो आप लोग और आसानी से दे पाते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट किस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? आंसर करें 65 का। आज ऐसे ही देख लो, मैं कल पढ़ाऊंगी तब मन लगा के पढ़ाऊंगी। आपने कहा मैम स्वतंत्रता और आत्मविश्वास। क्या होगा? स्वतंत्रता और आत्मविश्वास। ठीक है। 66 का आंसर करें। यदि बच्चे को स्वतंत्रता नहीं मिलती तो वह किन भावों से ग्रस्त हो जाता है? यदि बच्चे को स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वो किस भाव से ग्रस्त हो जाएगा? आपने कहा मैम संदेह और लज्जा से क्या होगा? वो ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर कर दे। एरिक्सन के अनुसार ईगो किसके आधार पर विकसित होता है? आंसर करो। आपने कहा मैम सामाजिक अनुभव के आधार पे ईगो विकसित होता है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर करें। आपने कहा मैम बी सामाजिक वातावरण। क्या होगा? सामाजिक वातावरण। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट अवस्था में बच्चा किस बात पर निर्भर रहता है? आंसर करें। 169 का। भोजन और सुरक्षा पे। किस पे? भोजन और सुरक्षा पे। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट अवस्था में यदि देखभाल अच्छी ना मिले तो बच्चा किसको विकसित करता है? आंसर करें। आपने कहा मैम अविश्वास को। किसको? अविश्वास को। 171 का आंसर करें। इनिटेटिव वर्सेज गिल्ट किस अवस्था किस आयु में होती है? आंसर करो। 71 का। आपने कहा मैम बी 3 से 6 वर्ष में। कब? 3 से 6 वर्ष में। 72 का आंसर करो। इनिटेटिव वर्सेज गिल्ट अवस्था का प्रमुख विकास क्या है? आंसर करो। आपने कहा मैम नेतृत्व गुण। क्या होगा? नेतृत्व गुण। ठीक। 173 का आंसर कर दो। इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरिटी इनफेरियो नहीं इनफेरियोरिटी इनफेरियोरिटी। ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरियोरिटी अवस्था किस आयु तक रहती है? आंसर करो। आपने कहा मैम 6 से 12 वर्ष। क्या है? 6 से 12 वर्ष। 1 सेकंड। अब आप आंसर करो। देखो क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। पहला क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है। तो विश्वास वर्सेज अविश्वास, इसी को ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ठीक है। अब स्टेज आप जो एटोनॉमी था। ठीक है। क्या था? एटोनॉमी था। हम लोगों ने देखा वर्सेज डाउट था। इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। ठीक है। अब ये कौन सी अवस्था है कि हम लोग पढ़ रहे हैं? हिंदी में इंग्लिश में दोनों में नाम आप लोगों को जानना जरूरी है। आप कहोगे मैम ये आप जो पढ़ा रही हैं अभी जो पीछे प्रश्न बीता है कहाँ गया इसका? 1 सेकंड। 1 सेकंड। ये वाला जो प्रश्न बीता है ये क्या है? तो आप कहोगे मैम इनेटेटिव स्टेज जो आप बोली हैं और गिल्ट वाला, तो इसमें क्या होता है? अपराध भाव की अवस्था होती है। आत्मबल या अपराध की स्टेज होती है। ठीक है। ये चीजें आप जान गए। अब यहाँ पे क्या है? ये जो चीजें दे रहा है इंडस्ट्री वर्सेज, ये चीजें क्या है तो ये भी आपको मुझे बताना है। इसमें क्या होगा? इंडस्ट्री वर्सेज क्या दे रहा है? इन्फेरियरिटी। तो परिश्रमहीनता। क्या है? परिश्रमहीनता की अवस्था इसको बोलते हैं। ठीक है। अब आप आंसर करें क्या होगा? 173 का। परिश्रमहीनता की स्टेज है। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम बी 6 से 12 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा? 6 से 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप आंसर करो। परिश्रमहीनता है तो क्या है? अपने यानी पीर यानी साथियों से। क्या होगा? अवस्था में बच्चा किससे तुलना करता है? तो अपने साथियों से। ठीक है।
175 का आंसर करो। रोल आइडेंटिटी वर्सेज कंफ्यूज। ठीक है, यानी क्या है, बच्चा अपने पहचान को लेकर के कंफ्यूज है। इसमें क्या है कि हम बड़े हैं कि हम छोटे हैं, यही होता है ना। तो यही होता है, आंसर करो क्या होगा। अब आप आंसर कर दो कि इसमें बच्चा क्या होगा, अपनी पहचान भूमिका द्वंद की अवस्था में होगा कि हम बड़े हैं कि हम छोटे हैं। कभी तो लोग कहते इतना बड़े मत बनो, अभी तुम कितने ही बड़े हो, और कभी कहते इतना बड़ा हो गया अपने भाई बहन का ध्यान नहीं रह सकता। तो क्या है, इस समय बच्चा उस स्थिति में चल रहा है, तो ये किसकी विशेषता हो जाएगी। आपको मम्मी तो किशोरावस्था लग रहा है, तो यस क्या हो जाएगा, ये किशोरावस्था वाली चीजें हो जाएगी। ये भी पकड़ करके आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, 76 का आंसर कर दो। रोल आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन अवस्था में बच्चा किस संकट से गुजरता है। आंसर करो, बच्चा किस संकट से गुजरता। अब तक तो आपका माइक बंद हो गया होता। आंसर करो, बच्चा किस संकट से गुजरता है। आप आंसर कर दिए होंगे कि मैम बच्चा यहाँ पे पहचान के संकट से गुजर रहा है। ठीक है, कि वो बड़ा है कि छोटा है, बच्चा है क्या है, वो अपने पहचान के संकट से गुजर रहा है। अब आंसर कर दो। इंटाइमेसी वर्सेज आइसोलेशन अवस्था होती है। अब ये कौन सी अवस्था हो गई, आंसर करें। ये कौन सी अवस्था हो गई, तो घनिष्ठता वर्सेज अलगाव की अवस्था। क्या है, घनिष्ठता वर्सेज अलगाव की अवस्था। ठीक है, ये कब होती है, तो 19 से 35 वर्ष तक चलती है। तो इसका एज क्या हो जाएगा, आपको मैं तो आप बता दें, तो क्या हो जाएगा, 19 से 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 19 से 35 वर्ष हो जाएगा। 178 का आंसर करो। क्रिएटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन अवस्था किस आयु में होती है। आंसर करो, तो क्रिएटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन क्या होगा, तो सृजनात्मकता। क्या होगा, सृजनात्मकता वर्सेज निष्क्रियता। क्या होगा, निष्क्रियता की अवस्था। ये कब से कब तक होती है, तो 36 से लेकर के 55 साल तक ये चलती है। कब से, 36 से लेकर के 55 साल तक चलती है। ठीक है, 79 का आंसर करो। जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको सब बता दूंगी कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें नहीं होती है। ठीक है, अब क्या होगा, क्रिएटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन अवस्था की ओर की को और किस नाम से जानते हैं। आंसर करो, 179 का क्या होगा, तो आपने कहा मैम इसको मिडिल एज यानी मध्य आयु के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसको, मध्य आयु के नाम से जानते हैं। इसका आंसर कर दो। इंटीग्रेट इंटेग्रेटी वर्सेज डिसअपेयर अवस्था किस आयु में होती है। आंसर करो, इसमें क्या होगा, ईमानदारी वर्सेज निराशा की अवस्था। ये क्या होगा, ईमानदारी वर्सेज निराशा की अवस्था। ठीक है, क्या है, निराशा की अवस्था इसको बोलेंगे। ये कब से होती है, 55 से ऊपर तक चलती है। ठीक, कब कब होगी, 55 से ऊपर जाती है, तो 55 से ऊपर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 का आंसर करो। इंटीग्रेटी वर्सेज डिस्पायर अवस्था में व्यक्ति किस पर विचार करता है, भविष्य पे, अपने पूरे जीवन के अनुभव पे, केवल भी परिवार पे, शिक्षा पे। तो क्या इसमें व्यक्ति अनुभव करता है, व्यक्ति इसमें अपनी सफलता और असफलता उपलब्धि की समीक्षा करता है, मैंने अपने लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये आदमी अपने पूरे जीवन का अनुभव करता है। ठीक है, ओहो यहाँ पे सद क्वेश्चन था। हाँ ठीक, आंसर करो 82 का। मातृ शिशु पालन का अर्थ क्या है। अब यहाँ से मातृ शिशु पालन से क्वेश्चन शुरू हो गया है। 82 का आंसर करो, लेकिन मैं ये तीनों चारों में समझाऊंगी जरूर। आप लोग ये मत सोचना कि मैम ऐसे ही अब पढ़ाने लगी हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ा रहे, मेरी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए आज मैं ऐसे पढ़ाई हूँ। आपने कहा मैम बच्चे की देखभाल और सेवा। ठीक है, एग्जाम तक तो आप एक बच्चा पढ़ोगे तो भी मैं ये कराऊंगी, क्योंकि 21 दिसंबर के बाद से मैं अपने आप को थोड़ा सा बदलूंगी। ठीक है, 21 दिसंबर के बाद से हो सकता है आप लोगों को अल्टरनेट क्लास मिलने लगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना मैं नहीं अब कर पाऊंगी। चलो खैर, ये सब चीजें बाद में बताएंगे। ठीक, 83 का आंसर करें, 183। मातृ शिशु पालन क्यों आवश्यक है। आंसर करें, मातृ शिशु पालन क्यों आवश्यक है। आप कहोगे मानसिक और शारीरिक विकास की आवश्यकता के लिए। किसके लिए, मानसिक और शारीरिक विकास की आवश्यकता के लिए। 184 का आंसर करो। शिशु की हृदय गति सामान्यतः कितनी होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा, 120 से 140 प्रति मिनट हो जाएगा। शिशु की बात हो रही है। मातृ शिशु पालन का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है, तो क्या होगा, आंसर करो। 85 का क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो। आपने कहा मैम 85 का बी होगा, बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आंसर करें, 15 क्वेश्चन और आपका है। ठीक, गर्भवती स्त्री के लिए शुद्ध वायु क्यों आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है, ऑक्सीजन को शुद्ध वायु मिलेगी, यही तो है, भ्रूण को भी ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा। 88 का आंसर करें।
गर्भावस्था में औसतन प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक्स्ट्रा पूछ रहा है तो एक्स्ट्रा 300 होता है, आप जानते हो। जैसे होता है 3 श्रेणी में बांटा गया है, सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी। उन सब में क्या है, प्लस हम 300 जोड़ देंगे, जितना भी रहेगा। जैसे 1660 है, ठीक है, 1660 है, 2120 है, इस तरह मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। 2120 है, उसमें क्या करोगे, प्लस 300 ऐड कर दोगे। और मदर के लिए पूछा जाता है, अगर मदर फीड करा रही हो तो बच्चा 0 से 6 मंथ का, उसको फीड करा रही है तो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा। और अगर बच्चा 7 से 12 मंथ का है तो 550 कैलोरी एक्स्ट्रा। जो भी चीज़ है उसमें इतना जोड़ देना है, तब आपकी कैलोरी निकल आएगी। तो यही क्या है, जो एडिशनल होता है उसको पूछा जा रहा है, ठीक है। गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? आंसर करो 89 का। ये सब ICMR के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। 189 का आंसर करो, आपने कहा मैम सी, 50 से 60 ग्राम पर डे। एक व्यक्ति को RDA के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन लेना होता है? तो आप कहोगे मैम 0.83 ग्राम पर डे क्या है, प्रोटीन लेना होता है, वेट के हिसाब से, केजी के हिसाब से। अगर आप 55 केजी के हो तो 55 गुणे इस तरीके से 0.83 करके अपना निकाल लेना, ठीक है। पूरा 1 केजी, 1 ग्राम 1 केजी नहीं है, इतना ध्यान रखना। 2010 में ये था, 2010 में 1 केजी पे 1 ग्राम था, ठीक है। 1 केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन था। लेकिन ये प्रोटीन की मात्रा कम कर दी गई है। क्यों कम कर दी गई है? क्योंकि अब आजकल लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, बैठ करके मेंटली वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसको कम कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आंसर कर दो 90 का। WHO के अनुसार गर्भावस्था के दौरान न्यूनतम वजन वृद्धि कितनी मानी गई है? तो न्यूनतम कितना वेट गेन कर लेना ही चाहिए? तो आप कहोगे मैम 10 से 12 केजी वेट क्या है, गेन होना ही चाहिए, ठीक है। आंसर करें 191 का। गर्भवती स्त्री को आयरन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? आपने आंसर कर दिया मैम 30 mg। कितनी? 30 mg पर डे आवश्यकता होती है, ठीक है। 192 का आंसर करो। गर्भावस्था की जानकारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? आपने कहा माता शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा। क्या है? माता शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा। 193 का आंसर करो, क्या होगा? गर्भावस्था के दौरान कौन सी जागरूकता महत्वपूर्ण है? आपने कहा मैम कौन सी जागरूकता, तो मातृत्व की जिम्मेदारी, ठीक है, क्योंकि माँ बनने जा रही है, उसे हर चीज आना चाहिए जो एक माँ को आना आता है, ठीक। गर्भवती स्त्री के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है? ताकि विटामिन डी प्राप्त हो सके। क्या है? ताकि विटामिन डी प्राप्त हो सके। 195 का आंसर कर दो। शिशु के स्वास्थ्य विकास में माता की देखभाल का क्या योगदान होता है, या क्या योगदान देती है? आंसर करें 95 का। आपने कहा मैम शिशु रोगों से सुरक्षित रहता है। क्या होगा? शिशु रोगों से सुरक्षित रहता है। 96 का आंसर करो, फटाफट आंसर कर दो, 4 क्वेश्चन और है। शिशुपालन किस भावना को विकसित करता है? तो प्रेम और सेवा भाव को विकसित करता है। कैसे क्वेश्चन लगे लास्ट में जरूर बता देना, ठीक है। 197 का आंसर करो। तबीयत नहीं मेरी ठीक थी, लेकिन फिर भी ना क्लास लगाने से बेहतर था, हमने कहा लाओ कुछ तो लगा दें। 197 का आपने कहा मैम शिशुपालन का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि शिशु में अच्छे संस्कार आते हैं, ठीक है। आंसर करो 198 का। अब यहाँ पे मैं आप लोग को प्रेगनेंसी की अवस्था वगैरह सब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्री मेच्योर होता है, क्या मेच्योर होता है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे क्षमा करें। आपने कहा मैम गर्भावस्था में मातृ शिशु मृत्यु दर कौन कम करता है? तो आपने कहा मैम 198 का सी, उचित देखभाल हो जाएगा। क्या होगा? उचित देखभाल हो जाएगा। 199 का आंसर करें। गर्भावस्था के दौरान कौन सी देखभाल आवश्यक है? आंसर करें। आपने कहा मैम नियमित नींद, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, नियमित जांच, तो ये सब आवश्यक हो जाएगा, तो यस हो जाएगा। 200 लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का यही है। अब यही मैं वीडियो क्या करूंगी, क्लोज कर दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों का होगा तो मैं तीसरा पार्ट भी कर दूंगी, क्योंकि 2 पार्ट में अगर नहीं होगा तो हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं तीसरा पार्ट भी ले आऊंगी। मातृत्व की उपयुक्तता, फिटनेस ऑफ मदरहुड का कौन सा भाग है? आंसर करो। जैविक है, आर्थिक है, मनोवैज्ञानिक है, उपरोक्त सभी है। तो आपने कहा में उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक। फिलहाल इस तरीके से 1 घंटा 43 मिनट में आप लोगों का क्लास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग, वीडियो को शेयर कर दिया करें जहां भी हो।